तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्राध्याय क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सेमेस्टर 4 इतिहास का पेपर कल की दिनांक को होने वाला है 11 अक्टूबर को, और वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी बुक का नेम है। मैथन क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पार्ट 1 जो आपके चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने पार्ट 1 में मॉडल पेपर डिस्कस किया है। अगर आपको मॉडल पेपर वाला वीडियो देखना है तो आप पार्ट 1 जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 2 भी आ चुका है, जिसमें हमने यूनिट 1 को डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 और यूनिट 3 को। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सेमेस्टर 4 इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास हमारी बुक का नेम है। यूनिट 2 से स्टार्ट करें। यूनिट 1 को हम पहले कर चुके हैं ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे MCQs के बारे में। तो हम सबसे पहले MCQs में गलत ऑप्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ राइट ऑप्शंस को ही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या था? आर्डड्यूक फर्डिनेंड की हत्या 1914 के अंदर। ये कौन थे? ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, इनकी हत्या कर दी गई थी गोली मार करके। ये तात्कालिक कारण बना। संधि प्रणाली, तो देखिए ट्रिपल अतांत बनाम ट्रिपल अलायंस, दो गुट बन गए थे। क्या नाम था उनका? ट्रिपल अतांत और ट्रिपल अलायंस। ठीक है, और आपको देखिए ये MCQs के अंदर आपको इनको करना है। आपको जैसे ही ये आंसर दिखे, आपको प्रश्न मिलता है कि तत्कालिक कारण बताएं, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ही आपको ये फर्डिनेंड की हत्या वाला ऑप्शन दिखता है, आप उसे टिक कर दीजिएगा। ये अगर आपको रिक्स्थान में पूछा जाए तो आप वहाँ पे इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी छोटे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पहले प्रमुख दोषी, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख दोषी किसको माना गया कि युद्ध का कारण कौन बना? जर्मनी। शांति संधि, देखिए वर्साय संधि ये शांति के लिए अपनाई गई थी 1919 के अंदर। रूसी क्रांति और लेनिन, तो देखिए प्रथम क्रांति 1905 के अंदर हुई थी रूस की। फिर जो मुख्य क्रांति है रूस की, वो 1917 के अंदर हुई थी, बोल्शेविक पार्टी के तहत हुई थी। नेता कौन थे उसमें? लेनिन। ठीक है, नई नीति, उसके अंदर NEP जो नई आर्थिक नीति लाई गई थी 1921 में, ताकि अर्थव्यवस्था को वापस से खड़ा किया जा सके, संभाला जा सके। नारा क्या दिया लेनिन ने? शांति, रोटी और भूमि। किसने दिया? लेनिन ने। नारा क्या था? शांति, रोटी और भूमि। आर्थिक मंदी और सामूहिक सुरक्षा, तो देखिए 1929 मंदी का नाम ग्रेट डिप्रेशन भी होता है। देखिए जो 1929 के अंदर आर्थिक मंदी आई थी, उसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। सबसे प्रभावित देश कौन था आर्थिक मंदी का? जर्मनी। यानी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था कहाँ की बिगड़ी? जर्मनी की। सुरक्षा विचार, तो देखिए सामूहिक सुरक्षा का जो विचार था वो लीग ऑफ नेशंस द्वारा लाया गया था। उद्देश्य क्या था इस सुरक्षा विचार का? युद्ध रोकना और शांति बनाए रखना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिक्स्थान की तरफ। आपकी जो यूनिट 2 है, इकाई 2 में से रिक्स्थान क्या बन सकता है? तो देखिए 1917 की रूसी क्रांति के दौरान लेनिन ने रिक्स्थान पार्टी का नेतृत्व किया। लेनिन ने किसका नेतृत्व किया? बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत रिक्स्थान वर्ष में हुई थी। कौन से वर्ष में? 1914 के अंदर। कौन से युद्ध की? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। 1921 की वॉशिंगटन नौसैनिक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए नौसैनिक निशस्त्रीकरण, मतलब जो नौसेना है उसको हथियार छोड़ देने होंगे। हथियार जो इकट्ठा हो रहा है वो हथियार इकट्ठे मत करो, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। फ्रांस ने 1830 में अल्जीरिया पर कब्जा किया था। महामंदी की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की मुद्रा में हाइपर इन्फ्लेशन आई। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में मुद्रास्फीति छा गई। ठीक है, यानी जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से डगमगा गई थी। और जो महामंदी है वो सबसे पहले अमेरिका के अंदर आई थी। ठीक है, जो शुरुआत हुई थी महामंदी वो अमेरिका से शुरू हुई थी। 1905 का मोरक्को संकट फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। जो मोरक्को संकट है वो किसके बीच हुआ था? फ्रांस और जर्मनी के बीच 1905 के अंदर। चलिए फिर हम भी प्रश्नों की ओर शुरू करते हैं। देखिए पूरे चैप्टर में आपको अच्छे से यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स क्लियर कराए गए। आप बस शांति से इसको सुनिए और देखते चलिए नोट्स किस तरीके से। आप इन नोट्स को एज अ टीज आंसर कॉपी में लिख सकते हैं, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए आपके जो नोट्स बनाए गए बड़ी मेहनत से बनाए गए, आप इसको देखते चलिए बस। उत्तर अफ्रीका एवं सुदूर पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यवाद, यानी कि देखिए यूरोप का जो साम्राज्यवाद है, यूरोप कितना था जिसके अंदर जर्मनी, रूस, कई अलग अलग छोटे छोटे देश आ रहे थे। लेकिन यूरोप ने अपना अफ्रीका के साइड में, सुदूर पूर्व चीन की साइड में क्या प्रभाव किया? तो देखिए 19वीं सदी के अंत में यूरोप एक ही सवाल में उलझा था, किसके पास ज्यादा जमीन।
यानी कि कौन सा यूरोप का देश है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा हक है। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन तो बढ़ाया पर बाजार कम था। मतलब जो आपके प्रोडक्ट है वो तो बन रहा था, लेकिन प्रोडक्ट बेचे कहाँ पर? सिर्फ अपने अपने देश में बेचे रहे, बाहर बेचना चाहते थे तो वो बाहर कहाँ जाएं? अफ्रीका, एशिया, सुदूर पूर्व साइड। सुदूर पूर्व का मतलब है जापान और चाइना, ठीक है। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये जो यूरोप के देश हैं, कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अफ्रीका, एशिया की ओर दौड़े। अफ्रीका और एशिया की तरफ भाग गए कि नहीं, हमें तो वहाँ पे अपना करना, ट्रेड करना है, वहाँ पे व्यापार करना है, ठीक है। साम्राज्यवाद यानी कि इंपेरियलिज्म सिर्फ सत्ता नहीं, गौरव और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बन गया था। मतलब अब सिर्फ साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, साम्राज्य फैलाना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा हक करना, यानी कि आप इस देश के ऊपर अपना राज चलाते हो, उस देश के ऊपर राज चलाते हो। वो साम्राज्यवाद वही है कि किसका कितना राज है, कितना अंडर उसके आता है इलाका, ठीक है। तो अब ये सत्ता तक सीमित नहीं था, अब ये कंपटीशन की बात हो गई थी कि कौन इसमें आगे है, ठीक है। तो क्या हो रहा है आगे? अफ्रीका को उन्होंने केक की तरह बांट लिया। जैसे केक को काट करके हम बांट लेते हैं ना, बर्थडे पार्टी होती है कि आधा मेरा आधा मेरा, उसके बाद में भी कई जन आते हैं यार थोड़ा बचा है तो हमें भी दे दो, है ना। तो उस तरीके से अफ्रीका को किन्होंने बांट लिया? यूरोप के छोटे छोटे देशों ने। वैसे छोटे देश नहीं थे ये, लेकिन उस वक्त तो ऐसे बन रहे थे कि नहीं, हम भी छोटे देश हैं, हमें अपना हिस्सा दिया जाए और हमें बड़ा बनना है। तो कौन कौन से वो देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब अपना हिस्सा मांग रहे थे अफ्रीका के अंदर, और मांग के इन्होंने बांट भी लिया अफ्रीका को, ठीक है। सुदूर पूर्व में चीन और जापान उनकी नई शिकार भूमि बने। अफ्रीका को तो बांट ही लिया, अब सुदूर पूर्व की बात करें तो जापान और चीन है, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। उस तरफ भी ये चल पड़े कि वहाँ कौन सा इलाका बचता है जो हम हथिया सकते हैं। तो देखिए फिर आगे क्या होता है। मुख्य बिंदु की बात करें तो 1884 से 1885 में बर्लिन सम्मेलन होता है। बर्लिन सम्मेलन क्या है? अफ्रीका का औपचारिक विभाजन, यानी वो एक सम्मेलन बिठाते हैं, एक मीटिंग बिठाते हैं और वहाँ पे अफ्रीका का औपचारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे विभाजन करते हैं कि ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा, ठीक है। फ्रांस ने अल्जीरिया और ट्यूनीशिया पर अधिकार किया। फ्रांस ने कौन सा हिस्सा लिया? अल्जीरिया और ट्यूनीशिया वाला। ब्रिटेन ने मिस्र, सूडान, भारत, बर्मा। देखिए आप सभी जानते हैं भारत पर पहले किसका शासन था? ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटेन का, है ना। तो ब्रिटेन ने किस किस को और साथ में उपनिवेश बना रखा था? मिस्र को, सूडान को, भारत था ही, भारत, बर्मा, यानी कि इस पे नियंत्रण किसका था? ब्रिटेन का था। फिर सुदूर पूर्व में चीन, तो चीन को तो क्या ओपन डोर पॉलिसी की तरह लागू कर दिया कि मतलब कोई भी चीन में आओ और जो हिस्सा पसंद आए, जो इलाका पसंद है, उस पर अपना कब्जा कर लो, अपना हथिया लो, ठीक है। मतलब चीन के लिए तो इतना उन्होंने रखा कि हाँ, जो हिस्सा पसंद आए, यूरोप का जो भी देश चाहता है यहाँ आओ और हिस्सा अपना लेके जाओ, ओपन डोर पॉलिसी। फिर आगे चलते हैं अपन। रूस और जापान में मंचूरिया के लिए टकराव हो गया। और रूस और जापान में क्या? मंचूरिया जो जगह है उसके लिए टकराव हो गया 1904 में, 1905 में। यूरोपीय शक्तियां व्यापार नहीं शासन चाहने लगी। मतलब पहले तो किस लिए आए थे? जैसे भारत के अंदर बात करें, ब्रिटेन जो ब्रिटिश इंडिया है भारत में क्यों आया था? व्यापार के लिए आया था, लेकिन क्या करके गया? यहाँ पे शासन करके गया। वैसे ही यूरोपीय शक्तियां व्यापार नहीं शासन चाहने लगी। वो अफ्रीका में, सुदूर पूर्व, चाइना और अपने जापान में जा तो रही थी व्यापार करने, लेकिन कर क्या रही थी? शासन कर रही थी। परिणाम क्या निकलते हैं इसके? तो देखिए, अफ्रीका एशिया में आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दमन बढ़ा। मतलब वहाँ पे शोषण हो गया, वहाँ की संस्कृति को तो आप घटा रहे हो और वेस्टर्न कल्चर यानी यूरोप का कल्चर वहाँ पे लागू कर रहे हो। स्थानीय उद्योग नष्ट हो गए। भैया सीधी सी बात है, आप जब बाहर के उद्योग लेकर के आओगे तो स्थानीय उद्योग नष्ट हो जाएंगे। आप जब रेशमी कपड़ा लेकर के आओगे तो यहाँ के कपास के जो कपड़े बन रहे हैं, सूती वस्त्र बन रहे हैं, उनको कौन पहनेगा? जो आप रेशमी कपड़ा लेकर के आ रहे हो बाहर से, है ना। तो शिक्षा और रेल जैसी नई चीज़ें भी आई। मतलब उद्योग नष्ट हुआ तो क्या हुआ? शिक्षा और रेल जैसी कुछ नई चीज़ें भी आई, विकास भी हुआ, लेकिन उतनी वही बात है कि साथ में कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की चिंगारी इन्हीं उपनिवेशों में जली। मतलब उपनिवेश जो थे जैसे भारत, मिस्र, सूडान, ये जिनको उपनिवेश बना लिए, जैसे अफ्रीका है, इनके अंदर भी वो चिंगारी उठ गई कि यार हमें क्यों कब्जा कर रहे हैं ये। मतलब यूरोप तक तो सीमित था ही इनकी लड़ाई, अब हम पे और आके कब्जा कर रहे हैं। तो इनके अंदर भी वो चिंगारी उठने लगी स्वतंत्रता के प्रति, हमें स्वतंत्रता चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। यूरोप अमीर हुआ, उपनिवेश गरीब हुए। यूरोप ने तो सब पे कब्जा किया था,
जैसे यूरोप के अंदर कौन कौन आया, देखिए जर्मनी आया, रूस है, फ्रांस है, इटली है ना, इन्होंने सबके ऊपर कब्जा किया और तो ये अमीर हो गए। और उपनिवेश कौन थे इनके, अफ्रीका था, सूडान था, मिस्र था, भारत था, तो ये गरीब होते चले गए। सभ्यता फैलाने के नाम पर गुलामी फैल रही थी, ठीक है, ये सभ्यता फैलाने के गए थे लेकिन क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, गुलामी फैला रहे थे। साम्राज्यवाद ही आगे चलकर युद्ध का बीज बन गया। जो ये साम्राज्य फैला रहे थे यही युद्ध का कारण भी बना। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरे फ्रांसीसी गणराज्य की विदेश नीति। तो देखिए तीसरा फ्रांसीसी गणराज्य कौन सा था, फ्रांस था। 1870 में नेपोलियन थर्ड की हार के बाद फ्रांस की शान टूट चुकी थी, यानी कि 1870 का जो युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन थर्ड हार चुका था। अब देश गणराज्य बना, पर दिल में जर्मनी से अब भी बदला था, क्योंकि भाई जर्मनी ने हराया था तो अभी भी जर्मनी से बदला लेना था। तीसरे गणराज्य की विदेश नीति क्या थी, दो शब्दों में समझी, सिक्योरिटी एंड रिवेंज। मतलब देखिए पहले सुरक्षा फिर बदला, मतलब पहले हम खुद को मजबूत करेंगे अंदर ही अंदर, फिर बदला लेंगे। पिछली बार क्या कर रहे थे, सिर्फ बदले पे फोकस था, लेकिन इस बार नई नीति अपनाई, पहले सुरक्षा फिर बदला। तो देखिए सुरक्षा कैसे करेंगे, फ्रांस कूटनीति का उस्ताद बन गया, युद्ध नहीं चाल चली। क्या चाल चली देखिए, और इसी से शुरू हुआ यूरोपीय गठबंधनों का खेल। गठबंधन मतलब कि सुरक्षा कैसे साबित की जा सकती है, अगर मैं अपने से पावरफुल देश को अपना दोस्त बना लूं तो जो जर्मनी है वो मुझ पर अटैक करने की सोचेगा ही नहीं, ठीक है। वही फ्रांस ने किया, वो अपने दूसरे देशों के पास जाता, उनको कहता कि देखिए हम गठबंधन बना लेते हैं, आप पे हमला हुआ तो मैं आपकी सहायता करूंगा, मुझ पे हमला हुआ तो आप मेरी सहायता करना। इससे जर्मनी डरा हुआ रहेगा और हम थोड़े मजबूत दिखेंगे। तो उसने यूरोपीय गठबंधन बनाने शुरू कर दिए। आई बात समझ, यानी कि कूटनीति चली, उसने चाल चली, युद्ध नहीं लड़ा, ठीक है। ये किसने किया, ये किया अपने फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ, ताकि जर्मनी से बदला ले इसके। मुख्य बिंदु क्या है, 1894 में, अब देखिए वो क्या बना रहा है, गुट बना रहा है, संधियां कर रहा है ना, गठबंधन। तो इसने क्या सबसे पहले गठबंधन किया, 1894 में फ्रांस और रूस की संधि हुई ताकि जर्मनी को घेरा जा सके। मतलब जर्मनी को घेरने के लिए उसने रूस के साथ संधि कर ली। फिर 1904 में ये अपने जो सौहार्दपूर्ण समझौता है, एंटेते कॉर्डियाल जो ब्रिटेन से दोस्ती हुई थी, मतलब सौहार्दपूर्ण समझौता का मतलब ये हुआ कि चला करके दोनों ने उसमें मंजूरी दी थी कि हाँ हम दोनों खुश हैं। ब्रिटेन से दोस्ती कर ली थी 1904 के अंदर, ताकि जर्मनी को वापस वो नीचा दिखा सके, उससे बदला ले सके। फिर 1907 के अंदर भाई रूस से तो दोस्ती होगी, फिर ब्रिटेन से भी दोबारा दोस्ती होगी। तो ये सोचते हैं कि भाई हम जब अलग अलग दोस्ती कर रहा हूँ, तीनों को साथ में इकट्ठा कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, ट्रिपल अतांत बना, रूस ब्रिटेन फ्रांस का गठबंधन हो गया। कौन कौन, ट्रिपल अतांत, रूस ब्रिटेन फ्रांस। क्या नाम था गुट का, ट्रिपल अतांत। कब हुआ, 1907 के अंदर। कौन कौन थे, रूस ब्रिटेन फ्रांस। अफ्रीका में विस्तार जारी रहा, मतलब अफ्रीका के अंदर विस्तार इनका अभी भी जारी है, वहां पे अभी भी ये जमीन को छीनने में लगे। मोरक्को संकट में जर्मनी से टकराव भी हुआ। नीति का मूल क्या था, अकेले मत रहो, गठबंधन ही सुरक्षा है, ठीक है। जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया गया। भाई जर्मनी को अलग थलग कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उसके खिलाफ ये क्या बना रहे हैं, गुट बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, है ना। तो जर्मनी तो पिछड़ा हुआ दिखेगा ना, क्योंकि वो तो अकेला है अभी। परिणाम क्या होता है इसका, फ्रांस फिर यूरोपीय राजनीति मजबूत हुआ। उसकी कूटनीति ने दो गुटों की नींव रखी। कौन सी, देखिए मैंने आपको बताया, ट्रिपल अतांत और ट्रिपल अलायंस। एक अलायंस बना, एक अतांत बना, जिसके अंदर अलग अलग देश शामिल थे, जैसे कि रूस ब्रिटेन फ्रांस अतांत के अंदर शामिल हुए, है ना। फ्रांस की नीति ने ही युद्ध की बुनियाद रखी। जो फ्रांस की नीति है उसी ने युद्ध की बुनियाद रखी। देखिए हमने इसके बारे में थोड़ा यूनिट 1 के अंदर बात की है। यूनिट 1 यानी कि पार्ट टू आप चैनल पे देख सकते हैं, और पार्ट 1 के अंदर हमने मॉडल पेपर की बात की है, तो आप मॉडल पेपर भी आप चेक कर सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देश ने उपनिवेश भी बढ़ाए और आत्मविश्वास भी लौटाया। तो देखिए उससे हुआ कि अभी जब वो अलग अलग देशों के साथ फ्रांस दोस्ती कर रहा था, तो क्या हो रहा था, आत्मविश्वास बढ़ रहा था उसका, कि हाँ देखो मेरे साथ रूस है, मेरे साथ अपने ब्रिटेन है, उससे आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। फ्रांस की विदेश नीति क्या थी, बदला सुरक्षा कूटनीति। मतलब बदला किससे लेना है, जर्मनी से। सुरक्षा कैसे करनी है, दोस्त बना लिए, कूटनीति आजमा ली, है ना।
यानी तलवार नहीं, समझदारी से जीतना। ठीक है, आपने एज इट इज पॉइंट्स को लिख सकते हो, मतलब आराम से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे और इनको पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। मैं अभी इनको समझा रहा हूँ, आप चाहे इस क्लास को दोबारा लीजिए जिसके अंदर आप आवाज़ को म्यूट करके खुद से पढ़िए ताकि वो आपको चीज़ याद हो जाए, है ना। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण। तो देखिए 1914 का यूरोप बारूद का ढेर था। हमने बात की थी यूनिट 1 के अंदर कि भाई यूरोप जो था उसके अंदर सब कोई ना कोई देश अपनी शक्ति बनना चाहता था, मतलब यूरोप पे कब्जा करना चाहता था। जैसे फ्रांस है, वो चाहता है कि पूरे यूरोप पे मैं कब्जा करूं। ब्रिटेन चाहता था मैं कब्जा करूं। क्या नाम है, अपने जर्मनी चाहता था मैं कब्जा करूं। तो सब अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ वो गुस्से के साथ बैठे हुए थे, मतलब बारूद का ढेर था। बस एक चिंगारी चाहिए थी उस पूरे ढेर को तबाह करने के लिए। हर देश खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था। सैन्य शक्ति, उपनिवेश और राष्ट्रीय गर्व ने माहौल को ज्वलनशील बना दिया। ज्वलनशील कैसे बना दिया? भाई सैन्य शक्ति सबके पास है, उपनिवेश भाई ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश बना रखे हैं, फ्रांस ने अपने उपनिवेश बना रखे हैं। ठीक है, इस वजह से उनका माहौल गर्म हो रहा था। जैसे कहते हैं माहौल गर्म है ना, वैसे ही पावर बैलेंस यानी कि शक्ति संतुलन नाम की चीज बस किताबों में बची थी। शक्ति संतुलन का मतलब आप समझते हैं ना कि भाई समान शक्ति सबके पास होना ताकि कोई देश एक दूसरे पे हमला ना कर सके। लेकिन यहाँ पे कोई शक्ति संतुलन नहीं था। यहाँ पर कोई देश ज़्यादा पावरफुल था तो कोई देश कमज़ोर था। जैसे जर्मनी थोड़ा कमज़ोर हो जा रहा था और अपने फ्रांस वो ताकतवर हो रहा था, ब्रिटेन ताकतवर हो रहा था, है ना। शक्ति संतुलन नहीं था। जब सराजेवो में एक गोली चली पूरी दुनिया सुलग उठी। सराजेवो में किसकी हत्या हुई थी गोली के थ्रू? देखिए अपने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की गोली मारकर की हत्या कर दी गई थी, है ना। यानी एक हत्या नहीं, सदियों की दुश्मनी का विस्फोट था। कैसे? ऑस्ट्रिया के अंदर भी खूब विरोध था फ्रांस के प्रति कि क्योंकि फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया पे कब्जा करना चाहता था। ठीक है, और ऑस्ट्रिया को वो विरोध की भावना बहुत समय से उसके अंदर थी, द्वेष की भावना थी, बस वो बदला नहीं ले पा रहा था। जैसे कि क्लास में एक टीचर कई दिनों से एक बच्चे की बदमाशी को देख रहा है लेकिन उसके बारे में कुछ भी शिकायत, कुछ भी उस बच्चे को नहीं बोल रहा है। पर एक दिन उस बच्चे ने कोई ज़्यादा मतलब कि कुछ हद पार करके अपनी बदमाशी को कर दिया। फिर क्या होता है, उस टीचर का उस बदमाशी पे तो गुस्सा निकलता है, लेकिन जो इतने टाइम से बदमाशी वो देख रहा था वो पुराना गुस्सा भी एक उमाड़ के साथ बाहर आ जाता है। वही हुआ, एक हत्या नहीं सदियों की दुश्मनी का विस्फोट बना। ठीक है, मुख्य कारण क्या है? साम्राज्यवाद, उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कि राष्ट्रवाद, जातीय गर्व और बदले की भावना, सैन्यवाद, हथियारों की दौड़ और सेना पर गर्व, संधि प्रणाली, यूरोप दो गुटों में बंटा हुआ था। कौन सा? ट्रिपल अतांत, ट्रिपल अलायंस, मोरक्को और बाल्कन संकट, स्थायी तनाव। देखिए मोरक्को और बाल्कन संकट, इसके बारे में हम यूनिट 1 के अंदर बात कर चुके हैं, है ना। तात्कालिक कारण, यूनिट 1 के अंदर पार्ट 2 मतलब तात्कालिक कारण सराजेवो की हत्या हो गई, है ना। चलिए परिणाम क्या होते हैं वो बात करते हैं। पूरी दुनिया युद्ध की आग में झोंकती गई क्योंकि अब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हुआ क्या? ऑस्ट्रिया के समर्थन में कोई देश आ गया, फ्रांस के समर्थन में कोई देश आ गया, ऐसे एक दूसरे के समर्थन में सब आते गए और ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। लाखों सैनिक मारे गए, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। सीधी सी बात है, युद्ध होगा अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, पैसे लगेंगे। पुराने साम्राज्य टूट गए। पुराने साम्राज्य कौन कौन से? रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इनके पास जितना पैसा था वो सब खत्म हो गया लेकिन ये जीत नहीं सके, इसलिए एक तरह से टूट गए, बिखर गए। लेकिन नई राजनीतिक शक्तियां उभरी। कौन सी? अमेरिका और सोवियत रूस, क्योंकि ये युद्ध में जीत रहे थे, इनका पक्ष भारी था, तो ये एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। कौन? अमेरिका और सोवियत रूस। युद्ध ने दिखाया कि राष्ट्रवाद आग बुझाने नहीं जलाने का काम करती है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद की भावना ये है कि मेरा देश ही महान है, ये राष्ट्रवाद है, मुझसे ज़्यादा महान कोई नहीं है, वो दिखाना, इसलिए बाकी देशों को नीचा दिखाना, उनसे उनको नीचे रखने की भावना रखना, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, यूरोप के तौर पे कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद की क्या है कि खुद की भावना, खुद के राष्ट्र को बहुत ऊपर रखना, सर्वोपरि रखना। यानी युद्ध सभ्यता की सबसे बड़ी हार थी। युद्ध दोष का प्रश्न, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध दोष का प्रश्न। तो प्रश्न क्या था? देखिए 1919 में युद्ध खत्म हो गया,
प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका अब, ठीक है, लड़ाई हो चुकी, पर सवाल बचा कि दोषी कौन। दोषी का मतलब भाई युद्ध को शुरू किसने किया, किसके कारण युद्ध शुरू हुआ। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत उंगली कर दी किसी तरफ, जर्मनी की तरफ, कि जर्मनी ने युद्ध शुरू किया। जर्मनी, भाई जर्मनी ने तो कुछ किया ही नहीं, शांति से बैठा था वो तो बेचारा। मतलब हाँ उसकी भी थी, उसने भी कई जनों के साथ इस तरह कहते हैं छेड़खानी की थी, पर इतना जर्मनी का रोल नहीं था। फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत उसकी ओर इशारा कर दिया। वर्साई की संधि, ठीक है, जो आपके वर्साई ट्रीटी लिखा है ना, वर्साई की संधि ने कहा जर्मनी अलोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, यानी जर्मनी एकमात्र अकेला इसके लिए उत्तरदायी है युद्ध के लिए। लेकिन असल में दोष तो सबका था, सबका था, क्योंकि सबका लालच था, सबको डर था, बदले की भावना थी। भाई फ्रांस की बदले की भावना है, जर्मनी की बदले की भावना है, ऑस्ट्रेलिया खुद बदला लेना चाहता है, ब्रिटेन के अंदर लालच है कि वो सब पे कब्जा करना चाहता है, तुर्की के अंदर डर है कि वो किसी का शिकार ना हो जाए। तो कोई ना कोई सबका कुछ ना कुछ रोल था प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। लेकिन सारा दोष किसके ऊपर गया, जर्मनी के ऊपर। वॉर गिल्ट क्लॉज, ये आपके युद्ध का एक नियम है, ठीक है, जो सिर्फ एक राजनीतिक बदला था, जो एक नियम है वो नियम लेकर आए और वो बदला लेने के लिए लेकर आए। वो नियम क्या कहता है कि भाई जो दोषी साबित हुआ है उसके ऊपर जुर्माना लगा जाए और उसको सजा दी जाए। सजा क्या दी गई, सजा के तौर पे उसकी सेना कम कर दी गई, उसके उपनिवेश कम कर दिए, और जुर्माना कितना 6.6 बिलियन पाउंड 6.6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया लगभग, ठीक है। किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। किसके तहत लगाएगा, वॉर गिल्ट क्लॉज, यानी कि युद्ध का एक नियम है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे भी बता दूंगा कौन सा नियम था, एक आर्टिकल है शायद, जिसने आने वाले युद्ध की नींव रखी थी, ठीक है। आगे जानते हैं मुख्य बिंदु। देखिए हाँ आर्टिकल आ गया ना यहाँ पे, आर्टिकल 231 के तहत, अनुच्छेद 231 के तहत वर्साई की संधि का अनुच्छेद 231, जिसे जर्मनी को पूरी तरह दोषी ठहरा दिया गया, ठीक है, उस पर ये आपके रिक्तान में भी आ सकता है, ठीक है। वर्साई की संधि का अनुच्छेद 231 के तहत जर्मनी को पूरी तरह दोषी ठहरा दिया गया। उस पर भारी जुर्माना लगाया, कितना 6.6 बिलियन पाउंड्स। उसकी सेना घटा दी गई, उपनिवेश छीन लिए गए। जर्मन जनता ने इसे अपमान की तरह माना। मतलब जर्मनी की जनता तो अपमान की तरह ही मानेगी ना, कि भाई हमसे उपनिवेश छीन लिए, हमारी सेना कम कर दी गई और हमें जुर्माना देने को भी कह रहे हो। तो वो जनता को तो एक तरीके से वो इंसल्ट की तरह फील हुआ। अब परिणाम क्या होता है इसका, ये इंसल्ट किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जर्मनी की एक व्यक्ति से। कौन था वो व्यक्ति, हिटलर का उदय और बदले की भावना। अब हिटलर को बदला लेना था, हिटलर अब आगे आता है। परिणाम क्या होता है, देखिए वर्साई की संधि ने शांति नहीं बदले की नींव रखी थी, ठीक है, बदले की नींव रखी, क्योंकि शांति तो कहाँ हुई, आपने सारा दोष किसके सर मान दिया, जर्मनी के सर, जो कि गलत था। सबका कुछ ना कुछ दोष था, सबको सही रखना था, लेकिन जर्मनी के अंदर बदले की भावना आ चुकी थी। इस कारण से जर्मनी में राष्ट्रवाद उभरा। राष्ट्रवाद कैसे, जर्मनी अब हो गया कि नहीं, अब हम ही सबसे ऊंचे हैं, हमें अब आगे आना है और बदला लेना है। यूरोप में फिर विभाजन की रेखाएं खींच गई। भाई जर्मनी के अंदर वो चल रहा है ना, तो एक तरह से यूरोप फिर से बंटने के तैयार हो गया था। लीग ऑफ नेशंस भी इस अन्याय पर चुप रही। लीग ऑफ नेशंस एक सबकी समिति बनी हुई थी यूरोप के छोटे राज्यों की, राष्ट्रों की, जिसमें फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, रूस भी था, यानी यूरोप के सारे राष्ट्र शामिल थे। वो भी चुप रहा इस बात के ऊपर। युद्ध अपराध खंड, अच्छा मैंने आपको बताया था ना, वॉर का जो क्लॉज आपको बताया था, ठीक है, उसका हिंदी अर्थ ये है युद्ध अपराध खंड। शांति के नाम पर सूली था एक तरह का, शांति की सूली लगा दी आपने, उसका आत्महत्या कर रहे हो शांति की एक तरफ से, ठीक है, आत्महत्या क्या, हत्या कर रहे हो, शांति की हत्या, कि भाई शांति के नाम पे आपने क्या किया, बदला लिया सिर्फ, यानी न्याय नहीं प्रतिशोध हुआ, ठीक है। आप इसको एज अ टी से आंसर लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए और बस लिख दीजिए, उनको याद कीजिए ना, नोट्स बड़े अच्छे से बनाए गए आपके। अगला प्रश्न है आपके 1905 की रूसी क्रांति। जैसे रूसी क्रांति की तरफ देख लेते हैं अपन क्या बता रहा है। टी जार निकोलस सेकंड, अच्छा टी जार तो अच्छा ये टी साइलेंट है, जार बोलते हैं इसको, जार निकोलस सेकंड, यानी कि जार निकोलस द्वितीय। जार का मतलब क्या होता है, जो अपने रूस है, रूस के अंदर पुराने समय में सम्राट को जार कहा जाता था, यानी जार उसकी उपाधि है, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय का शासन था रूस के अंदर 1905 के दौरान।
शानो शौकत ऊपर थी, मतलब जो ऊपर के बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हैं और जो महाराज खुद है, सम्राट है, वो बड़े शानो शौकत शौकत में रहते, अमीर हैं। और दर्द नीचे था, दर्द नीचे था मतलब जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, निम्न वर्ग से आते हैं, वो बड़ी पीड़ा में थे। कैसे? किसान गरीब था, मजदूर शोषित थे और जनता निराश थी। ठीक है। रूस जापान युद्ध कब हुआ? 1904 और 5 के अंदर। उसमें हार हो गई किसकी? अपने रूस की, जिससे सबका मन टूट गया एक तरीके से। सबका जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो चुका था, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था, क्योंकि अपन जापान से युद्ध हार चुके। 22 जनवरी 1905 के अंदर ब्लडी संडे, जब निहत्तों पर गोलियां चला दी गई। ब्लडी संडे, ये संडे का वो दिन था 22 जनवरी 1905 के दिन, जब निहत्ते लोग थे और अपने सड़कों के ऊपर मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। उन पर निहत्ते पर गोलियां चला दी गई। किसका ऑर्डर था भाई? ऑफ कोर्स सम्राट का ऑर्डर था, जार निकोलस द्वितीय का। जनता का भरोसा टूट गया। भगवान का दूत अब अत्याचारी था। भाई सम्राट को भगवान का दूत माना जा रहा था, लेकिन अब वो तो अत्याचारी निकला, सीधा निहत्तों पर गोलियां चला रहा है। और इसी से शुरू हुई रूस की पहली क्रांति। अब क्रांति होगी, अब सब मजदूर इकट्ठे हो गए, निम्न वर्ग इकट्ठा हुआ कि अब तो हम बगावत करेंगे। मुख्य बिंदु क्या रहते हैं? तो मजदूर और किसानों ने हड़तालें की, जैसे कि मैंने आपको बताया। देशव्यापी विद्रोह, यानी पूरे देश के अंदर, रूस के अंदर हर जगह विद्रोह होने लगे। रूस जापान युद्ध हार चुका था, अपमान उससे महसूस हो ही रहा था पहले ही। ब्लडी संडे, जिसमें हजारों की मौत हुई। जार की साख गिरी, यानी साख यानी उसकी इज्जत गिर चुकी थी अब। अक्टूबर घोषणा, अक्टूबर घोषणा क्या होता है? डूमा, डूमा यानी संसद, जो रूस की संसद है उसका नाम है डूमा, की स्थापना की जाती है। क्यों की जाती है? वो जार सोचता है कि संसद बना दूंगा तो बता दूंगा कि नहीं भाई ये संसद का ऑर्डर था, संसद ने कानून निकाला है, ठीक है, और ये आपके अब जितने भी न्याय हैं वो संसद ही करेगी। लेकिन होता क्या? जार ने कुछ रियायतें दी पर नियंत्रण तो हुआ ही नहीं, नियंत्रण नहीं छोड़ा। मतलब कि संसद बनाने के बावजूद भी सारे नियम, सारी ताकत अपने पास ही रखी। डूमा तो सिर्फ नाम के लिए बनाई थी, संसद जो बनाई थी, न्यायपालिका कह सकते हो आप तरीके से, जो न्याय करेगी वो सिर्फ नाम के लिए थी। ठीक है, कानून जो बनाएगी सिर्फ नाम के लिए बनाएगी। मैं कोई भी कानून तोड़ सकता हूँ, मतलब सम्राट, उसके हाथ में सारी पावर है। जनता ने पहली बार सत्ता से सवाल पूछना सीखा। ठीक है, सत्ता यानी सरकार से सवाल पूछिए सम्राट से कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों हुआ, हमें ऐसा क्यों नहीं मिल रहा। परिणाम, जार की निरंकुशता को चुनौती मिली। डूमा ने संवैधानिक राजनीति की शुरुआत की, यानी संविधान राजनीति जो थी वो शुरुआत हो चुकी थी। सामाजिक राजनीतिक चेतना आई, लोग जागे। क्रांति असफल रही, क्रांति तो असफल हो गई क्योंकि कुछ ना कुछ कारण रहे, लेकिन एक बीज बो दिया। किस चीज़ का बीज? आने वाली क्रांति का। 1917 में यही बीज फल बना। असली क्रांति तो वही थी 1917 की, मतलब 1905 तो समझो जो प्रस्तावना था उस क्रांति का, यानी प्रस्तावना का मतलब समझते हो ना, इंट्रोडक्शन था एक तरीके से, उसकी परिभाषा थी। असली कहानी, असली चैप्टर, पूरा अध्याय तो 1917 है, जिसकी क्रांति आगे हम पढ़ते हैं। 1917 की क्रांति, असली क्रांति थी 1917 की। तो देखिए 1917 की क्रांति का क्या मतलब है? 1905 की अधूरी क्रांति ने बीज बोया था, ठीक है, वही बीज 1917 के अंदर एक तूफान की तरह एक फल के रूप में उभर के आया। जार निकोलस द्वितीय की नीतियां, युद्ध की तबाही और भूख ने जनता को उबाल दिया था। भाई इस बार युद्ध की तबाही के चलते तो वैसे अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रखी है। भूख लोगों के अंदर पहले से ही इतनी जनता के अंदर कि वो अपना जो है दिनचर्या तक नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो असंतोष था, भारी असंतोष था। जार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई दी। आखिरकार सड़कों पर रोटी, शांति और आज़ादी की आवाजें गूंजने लगी। क्या नारा था? रोटी, शांति और आज़ादी। किसने दिया था ये नारा? लेनिन ने। और लेनिन आते हैं, बोल्शेविक पार्टी लाल झंडा लेकर के एक बार उतर जाते हैं सड़कों के ऊपर, ठीक है। एक रात में पूरा रूस बदल गया। लेनिन का जो नेतृत्व था, उनकी जो उनके अंडर में रूस की क्रांति जो हुई थी 1917 वाली, वो इतनी प्रभावित हुई उससे कि ताज गिर गया, यानी सम्राट अब हट चुका था। लाल झंडा वहां पे लहराया, वहां पे अब जनता ने अपना शासन शुरू कर दिया। लेनिन सफल हुआ, ये क्रांति सफल हुई। तो देखिए फरवरी क्रांति, जार ने त्यागपत्र दिया, अस्थायी सरकार बनी। फरवरी के अंदर क्या हुआ? त्यागपत्र दे दिया जार ने। कौन था जार? निकोलस द्वितीय।
अक्टूबर क्रांति क्या हुई, लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता पर कब्जा किसने किया, बोल्शेविक पार्टी ने। और नारे क्या दिए, रोटी शांति आज़ादी। हर जगह पूरे देश में ये गूंजा था नारा कि अब हमारा फोकस किसकी तरफ रहेगा, रोटी शांति और आज़ादी की तरफ। रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से अलगाव किया, यानी उसकी ओर थोड़ा ध्यान कम दिया, ठीक है, वो ज़्यादा ध्यान अपने के ऊपर ही दे रहा था। 1918 में गृह युद्ध लाल सेना यानी कि बोल्शेविक बनाम श्वेत सेना, ठीक है, बोल्शेविक जो है वो लाल सेना है और श्वेत सेना अपने मेंशविक है, मेल्शेविक, आपने बात भी की थी हमने, ठीक है। 1922 यूएसएसआर सोवियत संघ की स्थापना होती है, ठीक है, 1922 के अंदर यूएसएसआर की स्थापना होती है और 1918 के अंदर गृह युद्ध होता है, लाल सेना वर्सेस श्वेत सेना। परिणाम क्या रहते हैं, देखिए राजतंत्र समाप्त हो चुका है, सीधी सी बात है, ज्वार निकोलस द्वितीय को अब हटा दिया गया है, समाजवाद की नींव रखी गई है, समाज का शासन होगा, जिसमें कौन नेतृत्व कर रहा है, बोल्शेविक पार्टी नेतृत्व कर रही है। बोल्शेविक पार्टी का कौन नेतृत्व कर रहा है, लेनिन कर रहा है। दुनिया की पहली साम्यवादी सरकार किसकी थी, रूस की थी। लेनिन विश्व इतिहास में विचारों का प्रतीक बना, ठीक है, लेनिन ने एक तरीके से हर जगह फैला दी ये बात कि देखिए पूंजीवाद के खिलाफ साम्यवाद आगे आ सकता है, अपनी आवाज रख सकता है। तो रूस ने समाज और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद की जंग पूरे विश्व भर में शुरू हो गई कि अब पूंजीवादी जो सत्ता है, जो शासन है, वो अब नहीं चलेगा। इसकी हर जगह पहल शुरू हो गई थी। अब सब अपने अपने स्तर पर क्रांति शुरू कर चुके थे। 1917 जब दुनिया ने एक नए युग को जन्म लेते देखा। शांति स्थापना के प्रयास, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद में शांति स्थापना के कुछ प्रयास किए गए थे, जैसे कि 1919 में युद्ध खत्म हो चुका था पर जख्म अभी भी गहरे थे। दुनिया चाहती थी अब कभी भी युद्ध दोबारा ना हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो डमाडोल हो गई थी पहला युद्ध लड़ने में, और कितने सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कितना लाभ हुआ बड़े देशों को और कितनी हानि हुई जो छोटे देश थे उनको। उसके चक्कर में अब पूरी दुनिया यही चाहती थी कि अब दोबारा युद्ध ना ही हो तो बढ़िया है, लेकिन ये सवाल था कि अब कैसे हम दोबारा युद्ध ना होने दें। तो इसलिए दुनिया ने बनाया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और लीग ऑफ नेशंस, मतलब वर्साई की संधि और लीग ऑफ नेशंस करके ये दो चीज़ें उन्होंने बनाई। एक तो वर्साई की संधि की, दूसरा लीग ऑफ नेशंस, एक ग्रुप बनाया कि इसके अंदर हम सब मिलकर के बात करेंगे और इसके ग्रुप के अंदर होगा क्या कि भाई कोई भी लड़ाई करेगा तो हम उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो शांति की कोशिश हुई पर उसमें बदले की बू थी। बदले की बू तो समझ रहे हो आप, मतलब अभी भी अंदर सबके वो दिमाग में था कि नहीं मेरे को उससे बदला लेना है या फिर मेरे को पूरे यूरोप पे कब्जा करना है। अंदर ही अंदर उनके दिमाग में तो वही चल रही थी बात, यानी नाम शांति का काम सजा का। वर्साई की संधि, देखिए मैंने बताया दो नियम किए गए इसके अंदर, वर्साई की संधि और लीग ऑफ नेशंस। तो वर्साई की संधि क्या थी, 1919 के अंदर हुई थी। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहरा दिया गया था आर्टिकल 231 के तहत। उसकी सेना घटाई गई, उपनिवेश छीन लिए गए, भारी युद्ध जो है उसका जुर्माना लगा दिया, क्षतिपूर्ति लगा दी 6.6 बिलियन पाउंड की। नई सीमाएं बना दी गई, ऑस्ट्रिया अलग हो गया उससे। और विल्सन के जो 14 पॉइंट्स बताए थे आधे अधूरे उसको मान लिए गए, यानी जो पॉइंट्स हैं वो आधे अधूरे ही उनको मान लिया गया। शांति का वादा पर बदले की भावना ने सब बिगाड़ दिया। लीग ऑफ नेशंस, तो 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशंस बनता है। मुख्य उद्देश्य क्या था, सामूहिक सुरक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण हल। सामूहिक सुरक्षा का मतलब है सब मिलकर के एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। विवादों का शांतिपूर्ण हल का क्या मतलब है कि जब भी कोई विवाद होगा एक दूसरे राष्ट्र से, एक दूसरे देश से, तो हम मिलकर के उसको सॉल्व करेंगे ना, लड़ाई क्यों करनी है, ये उन्होंने सोचा। हुआ नहीं एक्चुअली में। देखिए आगे क्या होता है। सदस्य राष्ट्रों ने युद्ध से दूरी का संकल्प लिया। अमेरिका ने ही इसे बनाया पर शामिल नहीं हुआ। अच्छा, ये लीग ऑफ नेशंस बनाया किसने, अमेरिका ने, लेकिन वो तो इसमें शामिल ही नहीं हुआ कि नहीं मैं नहीं शामिल होऊंगा। शक्ति की कमी, तो देखिए न सेना न दांत न बस प्रस्ताव। देखिए न सेना न दांत बस प्रस्ताव, इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने निर्णय तो बना लिए कि हाँ विवाद होगा तो उसको शांतिपूर्ण हल करेंगे, लेकिन इस चीज को सुनिश्चित कौन करेगा। तो निर्णयों को लागू करने की सैन्य शक्ति की कमी थी कि दबाव कौन बनाएगा उनके ऊपर कि नहीं दबाव बना रही हम सरकार है या फिर कुछ एक सेना है, ये दबाव बना रही है कि नहीं आप लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन दबाव किसी ने बनाया नहीं, सिर्फ प्रस्ताव रखा इसका। ये सिर्फ उनकी एक तरह से कागजी बात ही थी कि हाँ हम ऐसा करेंगे, अगर जब भी युद्ध होगा तब शांतिपूर्ण हल निकालेंगे, लेकिन सिर्फ कागजों के अंदर ही।
ये बनाई गई संधि, ये लीग ऑफ नेशन कागजों तक ही सीमित था। 1930 के दशक में जापान, जर्मनी और इटली ने इसकी अनदेखी की। 1930 के अंदर मतलब इन्होंने आपसी मामलों पे लड़ाई करना शुरू कर दिया और इस लीग ऑफ नेशंस की बात मानी नहीं। लीग ने बोला बहुत किया कुछ नहीं। मतलब बोल तो बहुत कुछ रहा था कि ये करेंगे वो करेंगे जब भी लड़ाई होगी या फिर कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन किया कुछ भी नहीं, आगे आ ही नहीं रहा था। परिणाम क्या होता है इसका? वर्साई की संधि ने हिटलर को जन्म दिया। सीधी सी बात है, वर्साई की संधि से नाखुश था, अपमान हो रखा था रूस का, जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी के ऊपर आप इतना सारा जुर्माना लगा रहे हो, जर्मनी को दोषी ठहरा रहे हो, और जर्मनी का फिर हिटलर, उसके अंदर वो बदले की भावना जाग गई और राष्ट्रवाद को उसने अहमियत देते हुए ये अपना काम करना शुरू कर दिया। लीग ऑफ नेशंस पेपर लाइन की तरह साबित हुआ। पेपर लाइन का मतलब क्या है? कागजी शेर। मतलब शेर तो बन रहा था लेकिन सिर्फ कागजी वाला, असलियत का कोई शेर नहीं था, सिर्फ कागजों की बात हो रही थी बड़ी बड़ी। शांति की नींव कमजोर थी, दीवारें जल्द ही गिर गई, युद्ध के घाव भरे नहीं थी कि नए घाव आ गए। भाई पुराने घाव भरे नहीं थे कि नए घाव आ गए। नए घाव मतलब वर्साई की संधि से हम सबको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? जर्मनी और गुस्से में आ गया। मतलब आपने उसको इतना दोषी ठहरा दिया कि अब जर्मनी की जनता है उनके अंदर विरोध की भावना और ज्यादा आ गई थी, नए घाव आ गए थे। पीस ट्रीटीज यानी जो शांति की संधियां की गई थी वो शांति के लिए नहीं, वर्ल्ड वॉर सेकंड का रास्ता बन गई थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध का घाव भरने की कोशिश की थी कि विश्व युद्ध सेकंड की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो चलिए आगे बात करते हैं। युद्ध ऋण की समस्या। वैसे आपको एक चीज बता दूं, ये पार्ट 3 है जिसके अंदर हम यूनिट 2 और 3 की बात करने वाले, यानी इकाई 2 और इकाई 3 की। आपकी जो इकाई 4 और 5 है, 5वीं है, उसके बारे में हम अगले पार्ट यानी पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 4 आपको लगभग 7-8 बजे तक मिल जाएगा रात को, ठीक है। वैसे भी आज आप लेट नाइट तक जागोगे, ठीक है, कल पेपर है यार। युद्ध ऋण की समस्या। तो देखिए युद्ध ऋण की समस्या के बारे में जानते हैं, परिचय जानते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूरोप का हर देश कर्ज में डूबा हुआ था। तो देखिए आर्थिक व्यवस्था तो सबकी वो खत्म हो ही चुकी थी भाई, सब ने अपना अपना पैसा लगाया था और इस तरीके से उनकी वो जो है खत्म हो चुकी थी। तो देखिए अब होता क्या है इसके बारे में एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिका से उधार लिया। वैसे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, आज रात को आपको जागना कैसे है? नहीं, कल पेपर तो है ही, साथ में आज करवा चौथ और है। तो अच्छा, करवा चौथ के लिए आप क्यों जाओगे? अरे भाई मम्मी, आपको मम्मी जी आपकी माता जी कहेंगी अरे जा रे टिंगर, ऊपर देख रहा चांद निकले कि कौन निकले, है ना। तो बस, तो आपको जागना तो वैसे ही है। तो आज आराम से पार्ट 1, 2, 3, 4 जो भी आपका बाकी है उसको अटेंड कीजिए। और सभी पार्ट ले चुके हैं भाई। पार्ट 1 के अंदर मॉडल पेपर है, पार्ट 2 के अंदर यूनिट 1 है। यूनिट 1 को प्रॉपर एक वीडियो क्यों दिया गया? जैसे इसके अंदर हम दो यूनिट के ऊपर बात करेंगे, उसमें सिर्फ एक यूनिट की बात की। तो भाई यूनिट 1 का आपका आधार है इस बुक का, पूरी बुक का, कि यूरोप के अंदर कौन कौन से देश आ रहे हैं वहां आपको पता चल रहा है और किस कारण से इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, वो कारण सारे यूनिट 1 के अंदर आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यूनिट 1 वाला पार्ट आप पार्ट 2 देख सकते हो। पार्ट 3 अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, जिसमें इकाई 2 और इकाई 3 आएगी, और इकाई जो 4, 5 वो आपको पार्ट 4 के अंदर मिली जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। तो फिर ब्रिटेन और फ्रांस, देखिए मैं आपको क्या बताया, यूरोप का हर देश कर्ज के अंदर डूबा हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिका से उधार लिया भाई, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने किससे उधार लिया? अमेरिका से। किसने लिया? ब्रिटेन और फ्रांस ने। अब वे पैसे लौटाना चाहते थे। कौन पैसा लौटाना चाहता था? ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका को वापस कर्ज जो लिया था, उधार लिया था, वो चुकाना चाहते थे, लेकिन पैसे तो उनके पास भी नहीं थे ब्रिटेन और फ्रांस को, चुकाएंगे कहाँ से? तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, जर्मनी से जो हम जुर्माना लेंगे 6.6 बिलियन पाउंड का, है ना, इतना बड़ा अमाउंट जो है वो अपन ले लेंगे, ठीक है, और उससे अपन अमेरिका का कर्ज चुका देंगे। लेकिन जर्मनी देगा कहाँ से भाई? जर्मनी तो पहले से ही टूट चुका है, उसकी भी तो अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, उसकी भी तो अर्थव्यवस्था डवाडोल हुई है। यानी कर्ज की जंजीर सबको एक दूसरे से बांध रही थी, है ना, इतने कर्ज में डूबे थे। मुख्य बिंदु क्या निकलता है? वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को क्षतिपूर्ति देनी थी, भाई जर्मनी को जुर्माना देना था। फ्रांस और ब्रिटेन ने वही पैसे अमेरिका को लौटाने थे, है ना। मतलब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
जर्मनी की अर्थव्यवस्था ढह गई। हाइपर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति 1923 के अंदर आ गई, मुद्रास्फीति आ गई। इतना अर्थव्यवस्था डूबने की वजह से मुद्रास्फीति तो आना ही था। डाइस योजना 1924 के अंदर लागू की गई और यंग योजना 1929 में लागू की गई। उससे थोड़ी सी राहत मिली जनता को। क्या राहत मिली? अच्छा, किसको राहत मिली? जर्मनी की जनता को राहत मिली। जर्मनी के ऊपर और जो फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर जो जुर्माना लगाया गया था और उधार जो देना था, जो कर्ज देना था, उस कर्ज की राशि के अंदर कमी कर दी थोड़ी सी और भुगतान अवधि को बढ़ा दिया गया। लेकिन अमेरिका ने कर्ज माफी से इनकार नहीं किया। ऐसा नहीं कहा कि कर्ज पूरा ही माफ करते हैं ना, थोड़ा टाइम दे देते हैं ये लोग और आपको थोड़ी सी राशि थोड़ी सी कम कर देंगे, लेकिन कर्ज माफ नहीं करेंगे पूरा। अंततः यह समस्या 1929 की मंदी तक खींचती गई। 1929 के अंदर मंदी आती, आर्थिक मंदी, वहां तक ये समस्या खींचती चली गई। इतनी लंबी चली ये समस्या। यूरोप की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ चुका था। फिर पूरा यूरोप जब विश्व युद्ध के अंदर शामिल था, पहले विश्व युद्ध का मेन सेंटर कौन था? यूरोप ही तो था भाई। दो ग्रुप बने थे, ट्रिपल अतांत और ट्रिपल अलायंस। इन्होंने लड़ाई लड़ी पूरे यूरोप ने, तो इसकी अर्थव्यवस्था एकदम डामाडोल हो चुकी है, ठप हो चुकी है। अमेरिका का प्रभाव बढ़ चुका है। फिर अमेरिका इसका फायदा ले गया, अमेरिका इसका फायदा ले गया क्योंकि रूस ब्रिटेन जो उसके टक्कर में थे वो अब डाउन हो गए थे। अमेरिका ज़्यादा पावरफुल रह गया। जर्मनी में आर्थिक असंतोष हिटलर को रास्ता दिखा रहा था। ठीक है, वॉर जो आपके युद्ध का कर्ण है, जो आपके युद्ध का डेब्ट है, ठीक है, जो ऋण है आपका, वो देशों को बांधा नहीं, तोड़ चुका था। ठीक है, यानी आर्थिक बोझ से पैदा हुआ राजनीतिक विस्फोट। समझ रहे हो? आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया कि उनके राजनीतिक विस्फोट के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। फिर बात करते हैं 1929 की आर्थिक मंदी, जिसको हमने क्या बताया था? ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। रिक्स्थान में बात की थी ना। फिर बात करते हैं अपने जल्दी, बस लगभग 15-20 मिनट की क्लास हो रही है। आपकी यूनिट सेकंड अभी कंप्लीट हो जाएगी, फिर यूनिट थर्ड हम 15-20 मिनट आगे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए 1929 अमेरिका की वॉल स्ट्रीट ढह गई। वॉल स्ट्रीट ढह गई का मतलब क्या है? देखिए एक घटना का नाम है वॉल स्ट्रीट क्रैश 1929, जब आपकी आर्थिक व्यवस्था एकदम ठप हो जाती है। ठीक है, इस घटना को नाम दे दिया वॉल स्ट्रीट क्रैश 1929। सिर्फ एक शेयर बाजार नहीं, पूरी दुनिया ही गिर पड़ी थी। कारखाने बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो चुके थे, व्यापार ठप हो चुका था, अमीरों की पूंजी गायब हो चुकी थी। यानी अमीर भी अब गायब हो रहे थे एक तरीके से, उनकी भी जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो रही थी। गरीबों की तो उम्मीदें खत्म थी भाई, गरीब तो पहले ही गरीब थे, लेकिन अब जो सोच रहे थे कि हालात सुधरेंगे वो उम्मीद भी जा चुकी थी। मंदी की यह लहर यूरोप, एशिया और भारत तक फैल गई। मतलब यूरोप के अंदर तो थी ही, लेकिन अब कहाँ तक पहुंच गई? सो अमेरिका की जो लहर थी वो यूरोप के अंदर भी आ गई, क्योंकि यूरोप तो वैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर शामिल था। लेकिन एशिया, पूरे एशिया के अंदर भी चीन, जापान, जापान नहीं, चीन, अपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान की कहाँ से बात आ रही है, मतलब एशिया के अंदर फैल गई और भारत तक फैल गई। एक बाजार गिरा और दुनिया झुक गई। मतलब एक बाजार क्या गिरा, पूरी दुनिया झुक गई। बाजार कौन सा गिरा? अमेरिका का। और उस घटना को क्या नाम दिया गया? वॉल स्ट्रीट क्रैश 1929। अगर पूरी घटना को अगर हम मंदी के तौर पर बताएं तो 1929 की आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहा जाता है। तो देखिए ग्रेट वॉल स्ट्रीट क्रैश मतलब कि जो आपकी घटना है अक्टूबर 1929 के अंदर होती है। शेयरों की कीमतें एकदम शून्य हो जाती है, उत्पादन घट जाता है, सीधी सी बात है। बेरोजगारी 20% तक पहुंच जाती है। ठीक है, सॉरी 25% तक पहुंच जाती है। मतलब पूरे राष्ट्र की 25% जनसंख्या बेरोजगार हो जाती है। बैंकों का पतन हो जाता है क्योंकि भाई वो लोन ही नहीं दे पा रहे, बिना लोन के कोई बैंक नहीं होता है। विश्व व्यापार में 60% गिरावट आ जाती है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम टूट जाता है, यानी सोने का जो भाव है वो भी एक तरीके से गिर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग गायब हो जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या था कि आज अमेरिका कोई परेशानी में तो कोई दूसरा देश उसकी हेल्प कर देगा, नहीं। अब सबका व्यापार इतना घट चुका था, सबके ऊपर वो आर्थिक मंदी आ चुकी थी कि हर देश खुद के लिए सोच रहा था। ठीक है, परिणाम क्या होता है इसका? लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, तानाशाही मजबूत हो जाती है। तानाशाही मजबूत कैसे हो जाती है? देखिए सीधी सी बात है, जब इतना आर्थिक मंदी आ चुकी है तो राजा खुद के बारे में सोचेगा तो तानाशाही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में रूजवेल्ट की न्यू डील नीति आई। रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो कि एक न्यू डील नीति लेकर आते हैं। किस लिए लेकर के आते हैं? ताकि आर्थिक व्यवस्था को वापस से
खड़ा किया जा सके। जर्मनी इटली में फासिज्म मतलब कि फांसीवाद बढ़ा, ठीक है। विश्व राजनीति में असंतुलन गहराया। मंदी ने दिखाया जब अर्थव्यवस्था गिरती है तो सभ्यता कांप जाती है, पूरी तरीके से डामाडोल हो जाती है सिर्फ अर्थव्यवस्था गिरने से। ग्रेट डिप्रेशन ने हथियार नहीं दिए लेकिन युद्ध का कारण दे दिया था, ठीक है। युद्ध का कारण कैसे दिया कि भाई अर्थव्यवस्था एक तरह से डामाडोल हुई है तो युद्ध का कारण बन के निकला वो। सामूहिक सुरक्षा मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दुनिया ने सीखा एक देश की गलती सबकी सजा बन सकती है, इसलिए एक नया विचार आया कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि सामूहिक सुरक्षा। यानी कि अगर कोई देश किसी देश की शांति भंग करे, मतलब अगर कोई एक देश शांति भंग करे तो बाकी सब मिलकर उसे रोकेंगे। कोई भी ऐसा देश जो लड़ाई लड़ने की कोई भी चाल कर रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा एक्ट कर रहा हो जिससे बाकी देशों की शांति भंग होती हो, तो हम सब मिलकर उसे रोकेंगे। ये क्या थी? सामूहिक सुरक्षा थी। यह लीग ऑफ नेशंस की आत्मा थी, मतलब ये लीग ऑफ नेशंस के तहत ही काम किया जा रहा था। और उसकी जो आत्मा थी ना, मेन मतलब उसका लीग ऑफ नेशंस का जो मेन मकसद था वो यही था, सामूहिक सुरक्षा। मुख्य बिंदु क्या है? युद्ध रोकना और विश्व शांति बनाए रखना। इनका सिद्धांत क्या था? वन फॉर ऑल फॉर वन, यानी एक के लिए सब है और सभी के लिए एक है। सभी के लिए एक है मतलब सबके लिए हम एकजुट हो भी जाएंगे। सभी राष्ट्रों को समान अधिकार दिया जाएगा। विवादों का निपटारा बातचीत से किया जाएगा। पर असली शक्ति की कमी थी, मैंने आपको बताया ना, सेना की कमी थी। दबाव बनाने वाला कोई था ही नहीं। जब दबाव बनाएंगे कि नहीं भाई लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी, आपको तो बातचीत करनी है, कोई दबाव बनाने वाला ही नहीं था ये। तो वैसे ही तो जब घर के अंदर बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या फिर कोई भी एक बड़ा, दो बच्चे जब लड़ रहे होते हैं तो उन बच्चों को शांत कराने के लिए एक किसी का बड़े का दबाव बनना जरूरी होता है ना। उसके पास ताकत होनी चाहिए वो, कि वो उसको डरास के, उन दो बच्चों को डरास के, नहीं भाई आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपके बीच में लड़ाई हो रही है, नहीं मैं उसको बातचीत सुलझाता हूँ, आप मेरे को बताओ। लेकिन ये दबाव बनाने वाला कोई था ही नहीं, किसी ने दबाव बनाया ही नहीं। तो परिणाम क्या रहा? लीग ऑफ नेशन असफल हो गई, ठीक है। परिणाम देखते हैं। सिद्धांत अच्छा था, सीधी बात अच्छा था, भाई सोच तो बड़ी अच्छी थी ना उनकी, लेकिन क्रियान्वयन काम जो था तो वो कमजोर था। जापान इटली ने आक्रमण किया था 31 और 35 के अंदर, 1931-35 में, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। किसने नहीं की? लीग ऑफ नेशंस ने। जब वो कार्रवाई नहीं कर रहा है तो क्या मतलब, इसीलिए तो बनाया था उसको कि भाई आक्रमण हो रहे हैं तो इसके खिलाफ बातचीत करनी है, लेकिन बातचीत तो कुछ हुई नहीं। हिटलर की नीतियों के खिलाफ भी चुप रहा लीग। भाई हिटलर अंदर ही अंदर काम कर रहा था, आक्रमण के लिए तैयारी कर रहा था, हथियार इकट्ठे कर रहा था, लेकिन लीग कुछ बोला ही नहीं। कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा एक ड्रीम पॉलिसी बन के, यानी सपना ही बन के रह गया, सपने वाली संधि बन के रह गई। वर्ल्ड वॉर सेकंड ने इस विचार को खत्म कर दिया। जब जिम्मेदारी सबकी होती है तो कोई निभाता नहीं है ना। चलिए फिर निशस्त्रीकरण, ये आपका यूनिट सेकंड का ही टॉपिक है। निशस्त्रीकरण भाई बात नाम से बता सकता है कि हथियारों को छोड़ देना, शस्त्र हटा देना, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अब सब थक चुके थे, हथियार किसी को चाहिए नहीं था, शांति ही चाहिए थी। तो दुनिया भर में एक नई लहर उठी निशस्त्रीकरण की। इसका मतलब क्या था? दूसरा हथियार छोड़ो, भाई अच्छा मतलब हथियार छोड़ दो और शांति की तरफ आओ। लेकिन हर देश क्या चाहता था? बाकी सारे प्रत्येक देश क्या चाहते थे कि दूसरा हथियार छोड़े, यानी दूसरा हथियार मतलब जो दूसरा देश है सामने वाला वो हथियार गिरा दे, मैं नहीं गिराऊंगा, है ना। यानी नियत में कमी थी, नारा बस दिखावा था उनका। मुख्य बिंदु वाशिंगटन नौसेना संधि, नौसेना सीमित करने का समझौता हुआ था। फिर जेनेवा सम्मेलन, रासायनिक हथियारों पर रोक लगी थी। केलाग ब्रियाड समझौता, युद्ध को अपराध घोषित कर दिया था। निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल रहा क्योंकि जर्मनी इससे बाहर निकल गया था। क्योंकि भाई जर्मनी वही तो इंपॉर्टेंट है यार, जर्मनी बदला लेने को तैयार बैठा है, हिटलर ना बदला लेने को तैयार बैठा है, तो वहां से ये असफल हो गया निशस्त्रीकरण पूरा सम्मेलन ही। कोई देश पूरी तरह निशस्त्र हुआ ही नहीं था एक्चुअली में, सिर्फ बातें कर रहे थे कागजों के ऊपर। मतलब संधियां देखो कितनी सारी कर ली, वाशिंगटन संधि है, जेनेवा सम्मेलन है, केलाग ब्रियाड समझौता है, कितने सारे सम्मेलन हो रहे हैं, संधियां हो रही है, समझौता हो रहा है, लेकिन शस्त्र किसी ने गिराए नहीं थे। तो हर कोई शांति की बात करता रहा, युद्ध की तैयारी भी करता रहा साथ साथ में। परिणाम क्या रहे? कागज पर शांति, जमीन पर हथियार। कोई ठोस परिणाम मिला नहीं। हिटलर और जापान इटली ने समझौतों की धज्जियां उड़ा दी थी। भाई हिटलर मीटिंग में तो जाके आता कि हाँ अच्छा समझौता करना है, हाँ कर लेंगे, ठीक है। अगले दिन ही कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट कर लेता कि नहीं मैं तो समझौता गया,
है ना, मैं तो करूँगा बगावत, बदला लूँगा, आक्रमण की तैयारी करूँगा। तो धज्जियाँ उड़ा दी एक तरीके से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने सबको याद दिलाया डिसआर्मेंट बिना विश्वास अधूरा है, यानी कि निशस्त्रीकरण बिना विश्वास के अधूरा है। मतलब विश्वास होना जरूरी ना कि भाई मैं अगर हथियार गिराऊं तो सामने वाला भी हथियार गिराएगा, वो विश्वास था ही नहीं किसी में। शांति के लिए नियत चाहिए, नीति नहीं चाहिए। तो ये आपकी यूनिट सेकंड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपके रिक्सान बता दिए, एमसीक्यूज बता दिए और सारे प्रश्न बता दिए, है ना। कितनी मिनट की क्लास हुई? लगभग 50 मिनट की क्लास हुई है अपने, है ना। 50 मिनट के अंदर पूरा अपन ने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आगे का यूनिट थर्ड जो है वो आगे से 15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। यूनिट थर्ड छोटा सा ही है ना। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। एमसीक्यूज की ओर आ जाते हैं। पहले फांसीवाद को है, तो देखिए फांसीवाद की शुरुआत इटली के अंदर होती है। प्रमुख नेता कौन है फांसीवाद का? बेनिटो मुसोलिनी। पार्टी की स्थापना कब होती है? 1919 के अंदर। पार्टी क्या है? फांसी पार्टी। मुख्य विचार क्या है? राज्य सर्वोपरि, यानी स्टेट की सुपरमेसी। प्रतीक क्या है? फासिस्ट। फासिस्ट का मतलब क्या है? लकड़ी की गट्ठी, यानी लकड़ी का एक बंडल, एकता का प्रतीक। जैसे भाई एक कहानी आपने सुनी ना, लकड़ी जब इकट्ठी हो जाती है लकड़ियां तब उसको तोड़ नहीं सकते, एक कहते हैं ना अनेकता में एकता, बस उसी की बात की है फासिस्ट, लकड़ी की गट्ठी। नीति, अनुशासन, राष्ट्रवाद, विरोधियों पर नियंत्रण। शासनकाल क्या है? 1922 से 1943 तक। किसका शासनकाल की बात हो रही है? बेनिटो मुसोलिनी की। बेनिटो मुसोलिनी किससे आते हैं? फांसीवाद की विचारधारा से आते हैं। नाजीवाद का उदय, तो देखिए नाजीवाद जर्मनी से उत्पन्न हुआ था। कौन नेता था इसका? एडोल्फ हिटलर था। पार्टी कौन सी थी? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी, NSDAP। सत्याग्रहण 1933 के अंदर एडोल्फ हिटलर ने सत्ता ग्रहण कर ली थी। प्रतीक क्या था? स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। मुख्य विचार आर्य जाति की श्रेष्ठता और साम्यवाद विरोध, ठीक है। यहूदियों का विरोध करेंगे और आक्रामक राष्ट्रवाद के तौर पे नीति अपनाएंगे। प्रचार माध्यम, तो देखिए प्रचार माध्यम दोनों का ही सेम था। रेडियो, मीडिया, सभा और भाषण, दोनों ने ही तानाशाही चीज को अपनाया कि भाई तानाशाह में क्या होता है? मीडिया को अपनी तरफ कर लिया जाता है। क्या होता है? भाषण के ऊपर रोक लगाई जाती है। क्या होता है? आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। वही इन्होंने किया, पूरी मीडिया को अपनी तरफ सपोर्ट कर लिया, उनके ऊपर तानाशाही दिखाई और मीडिया के थ्रू अपने बारे में अच्छी चीजें बताई और सामने वाले के बारे में बुरी चीजें बताई। उद्देश्य एक नेता एक राष्ट्र एक शक्ति, यानी एक नेता होगा, एक राष्ट्र होगा और एक ही शक्ति होगी। देखिए ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति। अब अगला आता है ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति। एमसीक्यूज की बात हो रही है। देखिए नीतिकाल क्या था? 1935 से 1939 की। मुख्य नेता कौन था? नेविल चैम्बरलेन, यानी नेविल चैम्बरलेन ने तुष्टीकरण की नीति को सपोर्ट किया था। उद्देश्य क्या है? हिटलर को शांत रखकर युद्ध टालना। वो क्या चाहते थे कि नेविल चैम्बरलेन ये चाहते थे कि अगर हिटलर है उसको हम शांत रखें, उसको खुश करते रहें तो युद्ध टलता रहेगा। प्रमुख घटना कब हुई? 1938 म्यूनिख समझौता होता है। दिया गया क्षेत्र, म्यूनिख समझौते के तहत एक क्षेत्र दे दिया गया था। क्षेत्र कौन सा था? चेकोस्लोवाकिया का सुडेटेंड लैंड, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? हिटलर और अधिक शक्तिशाली बन गया। भाई उसको एक नया हिस्सा मिल गया ना, और उसके साथ में उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती चली गई। नीति विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। भाई नीति विफलता का परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। लेनिन की नई आर्थिक नीति, इससे क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं? भाई लेनिन की नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 के अंदर, यानी कि NEP। लागू करने वाला कौन था? व्लादिमीर लेनिन। उद्देश्य क्या था इसकी? युद्ध से कमजोर अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। नीति का सार क्या था? निजी व्यापार को सीमित स्वतंत्रता। कृषि, किसान उत्पाद बेच सकते हैं, मतलब उत्पाद बेच सकते हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं किसान भी। अब उद्योग, छोटे उद्योग को निजी हाथों में सौंपा जाएगा और जो बड़े उद्योग हैं उनको सरकार के अंडर लिया जाएगा। परिणाम उत्पादन वृद्धि और स्थिरता। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, समाप्त कब हुआ ये जो आपकी आर्थिक नीति है? तो 1928 में स्टालिन के काल में इसको आर्थिक नीति को समाप्त कर दिया, NEP 21 को। स्पेनिश गृह युद्ध, तो देखिए 1936 से 1939 समय था। हाँ अभी तो बता ही दिया मैंने आपको। नेता फ्रांसिस्को फ्रांको फांसीवादी विचारधारा से आते हैं। ठीक है, विरोधी रिपब्लिकन दल इनके विरोधी हैं लोग, यानी कि जो लोकतांत्रिक दल है उनका। फांसीवादी समर्थन, जर्मनी व इटली को समर्थन कौन करता है? फांसीवादी विचारधारा। परिणाम फ्रांको की जीत होती है, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है।
अब हम रिक्स्थान देख लेते हैं आपके यूनिट 3 से कौन कौन से रिक्स्थान आएंगे। तो देखिए, लीग ऑफ नेशंस की विफलता का मुख्य कारण क्या था? अमेरिका का शामिल ना होना। मैंने आपको बताया ना, अमेरिका इतनी पावरफुल उस वक्त था शक्ति, अगर वो ग्रुप के अंदर शामिल होता तो शायद दबाव बनाने वाली शक्ति यही बनता, यही दबाव बनाता सब पे कि नहीं भाई लड़ाई नहीं करनी है। हाँ, लेकिन वो शामिल ही नहीं हुआ। ठीक है। हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैम्फ था। क्या नाम था? मीन कैम्फ। 1938 की म्यूनिख संधि में सुडेनलैंड क्षेत्र को जर्मनी को सौंप दिया गया था। सुडेनलैंड कहाँ आता है? चेकोस्लोवाकिया के अंदर आता है। किसको सौंप दिया? जर्मनी को, यानी कि हिटलर को। हिटलर की सेना को वेहर मार्क्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेहर मार्क्ट। किसकी सेना को? हिटलर की। 1936 में जर्मनी और इटली के बीच रोम बर्लिन धुरी गठित हुई। ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने बंटवारा कर लिया था। 1935 में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण कर लिया। नई आर्थिक नीति ने छोटे व्यवसायों को निजी स्वामित्व की अनुमति दे दी थी। और स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने रिपब्लिकन सरकार का समर्थन किया था। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हमारे बड़े क्वेश्चंस यूनिट 3 के, बस 10 मिनट की क्लास हो रही है। आपके यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है भाई पूरी, अब यूनिट 3 रही है और आगे आपके अगला पार्ट आएगा जिसमें आपके 4th और 5th भी कंप्लीट हो जाएगी। 4th 5th वाला पार्ट और भी छोटा होगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा है ही नहीं, है ना। आपके यूनिट 1 और 2nd 3rd में थोड़े ज़्यादा थे, 2nd में ज़्यादा थे और 1st में ज़्यादा थे, 3rd में छोटे हैं, यूनिट 4th में भी छोटा है और यूनिट 5th के अंदर भी बहुत छोटा टॉपिक है ना। फर्स्ट और 2nd को जिसने कर लिया ना उसको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाना। वैसे भी फासीवाद और नाजीवाद को होता है। तो देखिए, फासीवाद विचारधारा मैंने आपको बताई कि आपके बेनिटो मुसोलिनी की विचारधारा है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप हिल चुका था, मतलब अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी, पूरा सब कुछ एक तरह से नष्ट हो रखा था, सबकी डाउन स्थिति थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, लोकतंत्र कमजोर हो चुका था। इटली और जर्मनी में जनता स्ट्रॉन्ग लीडर ढूंढ रही थी। भाई इटली और जर्मनी तो एक तरीके से खत्म से ही थे उस वक्त, तो उन्हें एक नया लीडर चाहिए था कि जो उन्हें आगे लेके जा सके। तभी मंच पर आते हैं बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर। इटली के लिए तो बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी के लिए एडोल्फ हिटलर, जो बोलते हैं, मतलब दोनों की एक ही विचारधारा थी, हम देश को फिर महान बनाएंगे, मतलब कि हम देश को फिर से आगे लेके जाएंगे। यही तो जनता चाहती थी कि हमें आगे लेके जाने वाला कौन होगा, और वो उन्हें मिल गया। एक तरफ तो मुसोलिनी और एक तरफ हिटलर, यानी डर, निराशा और राष्ट्रीय गर्व ने तानाशाही को जन्म दिया, क्योंकि तानाशाही विचारधारा वाले थे दोनों ही। आगे देखते हैं अपन। फैसिज्म यानी फासीवाद इटली की विचारधारा है। इसकी विचारधारा क्या कहती है? राज्य सर्वोपरि होगा और नेता ही कानून होगा, मतलब जो नेता है वही कानून है, कोई अलग से संसद वगैरह की जरूरत ही नहीं है, मैं जो बोलूंगा वही कानून है ना। नाजीवाद देखिए जर्मनी का रूप है। ठीक है, जातीय श्रेष्ठता यानी जो आर्य श्रेष्ठ है वो उनकी विचारधारा है, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा नाजीवाद काम करता है। ठीक है, और राष्ट्रवाद को ये सपोर्ट करते हैं। दोनों का कॉमन गोल क्या था? लोकतंत्र को खत्म करेंगे और एक नेता एक शक्ति बनाए रखेंगे। अच्छा, दोनों ने एक ही काम किया, भाई तानाशाही तो है ही, तो क्या काम किया? प्रचार, मीडिया और डर का प्रयोग करते हुए जनता पर नियंत्रण पाना चाहा। ब्लैक शर्ट्स और ब्राउन शर्ट्स, यानी ब्लैक शर्ट्स कौन? मुसोलिनी, ब्राउन शर्ट्स यानी हिटलर, दोनों डर के प्रतीक बन गए थे। ठीक है, नतीजा क्या हुआ? यूरोप में फिर से युद्ध की हवा चलने लगी। आराम से भाई, बस आराम से पॉइंट्स को पढ़ते चलिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को देखो, आपको समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ो कि मैं क्या लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, पढ़ते ही समझ में आ जाना है भाई। क्या होता है कि जब हम कई बार खुद पढ़ते हैं ना तो हमें वो अपनी भाषा में समझ में आता है। जैसे होता है ना कि अपना दोस्त जब हमें समझाता है ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, लेकिन जब टीचर समझाते हैं तब समझ में नहीं आता। तो वैसे ही जब हम खुद पढ़ेंगे तो उसको आराम से समझ में आएगा, तो आराम से इसको पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फासीवाद नाजीवाद आपको बता दिया मैंने क्या है। परिणाम क्या होते हैं? तो देखिए इटली में लोकतंत्र खत्म हो जाता है, भाई तानाशाह आ गया, लोकतंत्र खत्म होना ही है, तानाशाही का शासन आ गया। जर्मनी ने वर्साई की बेड़ियां तोड़ी, वर्साई की जो संधि हुई थी उसको जर्मनी ने तोड़ दिया। अब यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। इतिहास का काला अध्याय बनकर आया यहूदियों का अत्याचार, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फासीवाद और नाजीवाद ने यूरोप की राजनीति को जहर दिया, मतलब यूरोप की जो राजनीति है इसको एक तरह से खत्म करने का काम कौन कर रहा था? फासीवाद और नाजीवाद की विचारधारा। और आखिर में द्वितीय विश्व युद्ध का दरवाजा खुल चुका था, यानी एक व्यक्ति का अंधा राष्ट्रवाद पूरी दुनिया की तबाही बन चुका है। भाई अंधा राष्ट्रवाद कौन चाह रहा था? हिटलर। कौन चाह रहा था? मुसोलिनी, है ना।
इटली की विदेश नीति, तो देखिए इटली की विदेश नीति को जानते हैं। इटली प्रथम विश्व युद्ध के बाद धोखा खाया देश था, क्योंकि वर्साई की संधि में उसको बहुत कुछ वादे मिले लेकिन मिला कुछ नहीं, भूमि तो मिली नहीं, वादे खूब मिल गए। इस अम्मान ने मुसोलिनी के राष्ट्रवाद को हवा दी। भाई मुसोलिनी कहाँ से था? इटली से था। जैसे भावना वर्साई की संधि ने किसके अंदर भावना जगाई थी बदले की, अपने हिटलर के अंदर, वैसे ही मुसोलिनी के अंदर भी वो भावना उत्पन्न हुई, वो भी राष्ट्रवाद की हवा उसको लग चुकी थी, वो भी बदला लेना चाहता था। मतलब वर्साई की संधि क्यों ही आई थी यार? हिटलर के अंदर भावना आ गई, मुसोलिनी में भावना आ गई, अभी भावना के चलते सबकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, है ना। तो वो बोला हम रोमन एम्पायर फिर बनाएंगे, यानी जो हमारा रोम का साम्राज्य है फिर से खड़ा करेंगे, यानी विदेश नीति बन गई विस्तारवाद और बदला। पहले विस्तार करेंगे खुद का और फिर बदला लेंगे पक्का। यानी कि मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं अपन। तो इटली ने क्या क्या काम किया, तो देखो इटली कॉर्फू क्राइसिस, यानी इटली ने ग्रीस पर दबाव बनाया 1923 के अंदर। 1926 में अल्बानिया को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया। 1935 में इथोपिया पर आक्रमण किया, भाई उसमें लीग ऑफ नेशन भी उसको रोक नहीं सकी, और रोम बर्लिन की दूरी की घोषणा कर दी। अल्बानिया पर कब्जा और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी के साथ शामिल हो गया। विदेश नीति का मंत्र क्या था? एक्सपेंशन ही सम्मान है, यानी अपने विस्तार करना ही हमारा सम्मान है, गर्व की बात है। परिणाम क्या होता है? इटली का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान घट जाता है। मुसोलिनी की छवि शेर जैसी बन जाती है। मुसोलिनी की छवि तो शेर जैसी हो जाती है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है वो घट जाता है कि भाई देखो कैसे कर रहा है, कैसे तानाशाह हो रहा है। लेकिन उसके देश में वो एक शेर की तरह दिख रहा था सबको कि हाँ देखो कैसे हमारा मसीहा की तरह ये आगे आया है और इटली को वापस सम्राट बनाएगा, इटली को फिर से एक बार फिर उसकी कहते हैं ना महानता दिलाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था एक्चुअली में, ये तो सिर्फ वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तैयारी हो रही थी। तो लीग ऑफ नेशंस ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए पर असर नहीं हुआ उसके ऊपर, इटली के ऊपर। इटली ने लोकतंत्र से दूरी और युद्ध से नजदीकी बना ली। दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस पावर, यानी मैंने आपको जो बताया धुरी, बर्लिन धुरी का हिस्सा बना, यानी विस्तार ने इटली को ताकत नहीं तबाही दी। जो आग बाहर लगाता है वो खुद को भी जलाता है। तो हुआ क्या भाई, द्वितीय विश्व युद्ध सॉरी अपने जो इटली है वो सबके ऊपर साम्राज्य का कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं तबाही शुरू हो चुकी थी, खुद को भी जला रहा था वो। स्पेनिश गृह युद्ध, तो स्पेनिश गृह युद्ध क्या था? स्पेन में 1936 में लोकतंत्र तानाशाही की जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ रिपब्लिकन्स थे और दूसरी तरफ नेशनलिस्ट थे, यानी लोकतंत्र और तानाशाही। इस जंग में सिर्फ स्पेन नहीं पूरा यूरोप कूद पड़ा। एक तो यूरोप की पता नहीं क्या आदत है, जहां भी कुछ भी शुरू होता है ना इनकी लड़ाइयाँ, पूरा यूरोप कूद पड़ता है कि हम भी लड़ेंगे हम भी लड़ेंगे। इनके चक्कर में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, मतलब क्या ही बात करें इनकी, है ना। चलिए हंसी मजाक को साफ रख, बाद में बात करेंगे, अपने एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो देखो हिटलर और मुसोलिनी ने नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया, ठीक है। हिटलर और मुसोलिनी तानाशाही वाले हैं तो वो उसको तानाशाही को ही सपोर्ट करेंगे ना। सोवियत संघ ने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया क्योंकि वो तो साम्यवादी हैं सोवियत संघ, तो वो लोकतंत्र की तरफ सपोर्ट करेंगे। स्पेन युद्ध का मैदान नहीं विचारधाराओं की परीक्षा बन गया। विचारधाराओं की परीक्षा का मतलब है अब स्पेन के अंदर भी हो रहा था कि सब यही बात कह रहे थे, हाँ तू किसकी तरफ है, रिपब्लिकन्स की तरफ नेशनलिस्ट की तरफ, अपनी विचारधारा बता मेरे को। मतलब एक तरह से सबका एग्जाम हो रहा था कि हाँ आप किसकी तरफ हो, आप किसकी तरफ हो। देखिए फिर मुख्य बिंदु की बात करते हैं। नेता फ्रांसिस्को फ्रैंको, जिसने तख्ता पलट किया कहाँ पर, अपने लोकतंत्र जो फांसीवादी जगह हो रही थी, ठीक है, स्पेन के अंदर। तो स्पेन के अंदर तख्ता पलट किसने किया? फ्रांसिस्को फ्रैंको ने। और लोकतंत्र समर्थक, फांसीवादी समर्थक, सबको अलग अलग उनके हिसाब से काम किए। फिर जर्मनी ने ग्वेर्निका शहर पर बम गिरा दिए। पिकासो की पेंटिंग फेमस हुई। कौन सी पेंटिंग? पिकासो ने यही जो भयावह दृश्य था बम गिरने वाला, इस दृश्य की एक पेंटिंग बनाई और पेंटिंग फेमस हो गई। पिकासो की पेंटिंग है भाई, वो तो फेमस होनी ही थी वैसे भी। 1939 में फ्रांको जीता और तानाशाही स्थापित हो गई, ठीक है। स्पेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में न्यूट्रल रहा। न्यूट्रल का मतलब समझते हैं आप, तटस्थ। तटस्थ का मतलब क्या होता है? जो इतना इधर बोलता है ना उधर बोलता है, वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ना पक्ष की बात करता है ना विपक्ष की बात करता है, सिर्फ बात करता है ना। जैसे होता है ना कि हम दो दोस्तों की जब बात हो रही होती है तब ना इधर बोलते हैं ना उधर बोलते हैं, बस न्यूट्रल रहते हैं, वही बात हो रही है। पर अंदर से टूट गया था। कौन? स्पेन।
ये युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकंड की रिहर्सल साबित हुआ, यानी सब एक तरह से रिहर्सल ही कर रहे थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए। आगे बात करते हैं, परिणाम क्या होता है, लोकतंत्र हार चुका है, तानाशाही जीत चुकी है। हिटलर मुसोलिनी की जोड़ी जो है वो और खतरनाक साबित हो रही थी, क्योंकि इटली और हिटलर जो जर्मनी है वो दोनों साथ में आ रखे थे एक बार के लिए, क्योंकि तानाशाही विचारधारा है तो साथ में आना ही था वैसे भी इनको। तो दुनिया ने देखा पर बोल कोई नहीं रहा था। फांसीवाद ने अपनी ताकत को ट्रेलर दिखा दिया था एक तरीके से। फिर बात करते हैं लेनिन की नई आर्थिक नीति यानी NEP 1921 के बारे में। तो परिचय देते हैं। 1917 की क्रांति के बाद रूस में सब कुछ बदल गया था, पर अर्थव्यवस्था ढह चुकी थी, किसान नाराज हो चुके थे, उद्योग रुक चुके थे। लेनिन समझ गया था सिर्फ विचारधारा से पेट नहीं भरने वाला, तो उसने नई नीति अपनाई। कौन सी नई आर्थिक नीति, NEP, जो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का मिला जुला प्रयोग था, यानी समाजवाद को भी थोड़ा सा फायदा होगा, पूंजीवाद को भी फायदा होगा, ताकि अर्थव्यवस्था को अच्छे से एक संतुलित रूप से खड़ा किया जा सके। लक्ष्य था देश को फिर से खड़ा करना। मुख्य बिंदु की बात करें, निजी व्यापार को सीमित रूप में अनुमति दी गई। ठीक है, छोटे उद्योगों को निजी स्वामित्व में रखा गया। छोटे उद्योग है उनको निजी स्वामित्व, यानी कि आपका उद्योग है आप ही संभालो। लेकिन बड़े उद्योगों का और बैंक सरकार के अधीन ले लिए गए। बड़े उद्योग और जो बैंक है वो सरकार के अधीन ले लिए कि नहीं, इनके बारे में जो होगा लेखा जोखा वो हम सरकारी संभालेगी। किसानों को अतिरिक्त अनाज बेचने की आज़ादी मिल गई। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, यानी कि अब आप बाहर भी फॉरेन कंट्रीज में भी निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी लचीला समाजवाद लागू हो चुका था, व्यवहारिक सोच आ चुकी थी। परिणाम क्या था रूस के अंदर, तो रूस की अर्थव्यवस्था संभली, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप सबको नई नई चीज़ें दे रहे हो, ऑप्शंस दे रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसान को दे रहे हो कि हाँ आप ज़्यादा अनाज बेच सकते हो, आप नई आर्थिक नीति लागू कर रहे हो, तो अर्थव्यवस्था तो वैसे ही संभलनी थी। कृषि और व्यापार में उत्पादन बढ़ा, जनता का सरकार पर विश्वास वापस लौट आया। कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हो गई। भाई जिस पार्टी ने उसको लागू किया नीति को, तो पार्टी का सपोर्ट और बढ़ जाएगा ना, सीधी सी बात है, मजबूत हो गई पार्टी। NEP ने दिखाया कि विचारधारा नहीं, विवेक जरूरी है। मतलब विचारधारा जो थी उसको हमने आराम से, शांति से, विवेक के साथ लागू किया, तब जाकर के हमारी अर्थव्यवस्था वापस संभली। तो विवेक दिखाना जरूरी है। लेनिन क्या कहते हैं, एक कदम पीछे ताकि 2 कदम आगे बढ़ सकें, है ना। फिर बात करें जर्मनी में नाजीवाद का उदय। देखिए लगभग 5 मिनट की क्लास हो रही है ना, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। तो नाजीवाद का उदय देखिए, नाजीवाद तो वर्साई की संधि ने जर्मनी को तोड़ दिया था। जर्मनी पैसा, सेना सब छीन लिया गया, जर्मनी से सब कुछ छीन लिया गया वर्साई की संधि के साथ। मैंने बताया ना, उसकी सेना उसकी कम करवा ली, उससे पैसा कैसे छीना, उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। जमीन कैसे छीनी, उसके उपनिवेश छीन लिए गए थे। लोग बेरोजगार हो चुके थे, भूखे हो चुके थे, आत्मसम्मान खो चुका था उनका। उसी डर से निकला था कौन, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने क्या उसका मोटिव था, एक नेता, एक राष्ट्र, एक शक्ति। तो असम्मान से पैदा हुआ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद क्या बन गया, नाजीवाद। ठीक है, मतलब उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना ही असम्मान से, कि नहीं मेरे राष्ट्र की अवहेलना की जा रही है, मेरे राष्ट्र को नीचा दिखाया जा रहा है, उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। तो उसके अंदर राष्ट्र भावना उसकी जो है वो जाग उठी थी, और वो आगे बन करके क्या निकली, नाजीवाद। मुख्य बिंदु क्या है, 1919 के अंदर नाजी पार्टी की स्थापना होती है। विचारधारा यानी कि आर्य समाज की श्रेष्ठता, यहूदी विरोध है। मीन कैंप के अंदर वो अपनी नीतियां लिखता है, अपने आत्मकथा के बारे में वर्णन करता है। प्रचार मीडिया ऑर्डर के जरिए वो लोगों के साथ जुड़ जाता है। 1933 में सत्ता कायम कर लेता है, लोकतंत्र को खत्म कर देता है, तानाशाही वापस लेकर के आता है। तो होता क्या, नाजीवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, तानाशाही, उन सब का मिश्रण था। ठीक है, परिणाम क्या है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था संभली, आज़ादी खो चुकी थी। भाई सब तानाशाह आज का, तो आज़ादी किसको मिलेगी। यहूदियों पर अत्याचार, अच्छा होलोकॉस्ट, मैंने आपको बताया ना होलोकॉस्ट। तो देखिए होलोकॉस्ट एक घटना का नाम है जिसमें यहूदियों पर अत्याचार किया गया था। यहूदियों पर अत्याचार कैसे किया गया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया, उन पर गोलियां चला दी गई। तो ये इतिहास का सबसे काला अध्याय था, काला चैप्टर था, ब्लैक चैप्टर, जैसे काला दिन कह सकते हो आप, होलोकॉस्ट जिस घटना का नाम दिया गया है। हिटलर ने राष्ट्र को युद्ध के रास्ते पर धकेला और लाखों लोग उसकी नीतियों के शिकार बने। नाजीवाद ने पूरे विश्व को फिर से युद्ध में झोंक दिया। एक राष्ट्र का गर्व पूरी दुनिया की बर्बादी लेकर के आता है। हिटलर की विदेश नीति, तो देखिए हिटलर की विदेश नीति क्या है। हिटलर सिर्फ नेता नहीं बल्कि बदले की आग की तरह था।
उसे अपमान, जो वर्साई की संधि है वो एक हर पंक्ति में अपमान लगती थी। उसने नारा दिया था टीयर अप दिस ट्रीटी, यानी फाड़ के फेंक दो इस संधि को। ठीक है। उसकी विदेश नीति 3 शब्दों में समझते हैं, एक्सपेंशन, रिवेंज, ग्लोरी। एक्सपेंशन विस्तारवाद, रिवेंज बदला, ग्लोरी गर्व, यानी खुद के देश पे गर्व करो, राष्ट्रवाद की भावना रखो। रिवेंज बदला लेके आएंगे हम। एक्सपेंशन विस्तार करेंगे खुद का, साम्राज्यवाद वाली सोच रखेंगे, है ना। यानी जर्मनी फिर से यूरोप का बॉस बनना चाहता था, सब पे अपना हक जमाना चाहता था। फिर इसकी संज्ञा आप देख लीजिए, मुख्य बिंदु क्या है कि 1933 में लीग ऑफ नेशंस को छोड़ देता है, फिर राइनलैंड पे कब्जा कर लेता है, और म्यूनिख संधि इसके तहत सुडेनलैंड उसे मिल जाता है, पोलैंड पे हमला कर देता है। और लेबेंसराम यानी जर्मन जाति की लिए जगह बढ़ाना, ये एक जर्मनी शब्द है लेबेंसराम, जो कि नीति थी उनकी। ठीक है। और नीति क्या कहती है कि जर्मन जाति के लिए जगह बढ़ाओ, तभी हम उपनिवेश बना रहे हैं, तभी हम लोगों पे कब्जा कर रहे हैं कि हमें और जगह चाहिए। देखिए परिणाम की बात करते हैं। वर्साई की संधियां की धज्जियां उड़ा दी एक तरीके से, यूरोप में फिर से युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टिकरण की नीति फेल हो चुकी थी। तुष्टिकरण वाली नीति हम बता चुके हैं आपको पहले। तुष्टिकरण वाली नीति क्या थी कि भाई हम जो है जर्मनी को, हिटलर को कुछ ना कुछ देते रहेंगे, उसको खुश करते रहेंगे, तो हिटलर हम पे वार नहीं करेगा, हम पे आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन वो फेल हो चुकी थी नीति। हिटलर की महत्वाकांक्षा जबकि और बढ़ चुकी थी, क्यों आप उससे कुछ ना कुछ दे रहे हो तो उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ रही थी। जर्मनी मजबूत बनता गया और शांति मर चुकी थी। ब्रिटेन की तुष्टिकरण नीति, चलिए इसी पे बात कर लेते हैं, तुष्टिकरण नीति पे। तो मैंने क्या बताया आपको, प्रथम विश्व युद्ध की तबाही के बाद ब्रिटेन दोबारा युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। ब्रिटेन जो है दोबारा युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। जनता थक चुकी थी, अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। तो प्रधानमंत्री कहाँ के, ब्रिटेन के, नेविल चैम्बरलेन। कौन? नेविल चैम्बरलेन। वो क्या कहते हैं, चलो हिटलर से बात करके शांति रखी जाए, यानी अपीजमेंट जिसे कहते हैं तुष्टिकरण। डर और शांति का अजीब मेल। मुख्य बिंदु क्या है इसके, तो 1935 के अंदर एंग्लो जर्मन नौसेना एक स्थापित की गई, जिसकी नौसेना को अनुमति दे दी। यानी कि भाई पहले क्या था, आपको मैंने बताया था ना कि समुद्र का बादशाह किसे कहा जाता है, आपको मैंने यूनिट 1 के अंदर बताया था, पार्ट 2 के अंदर, मतलब कि ब्रिटेन समुद्र का बादशाह कहलाता है। ब्रिटेन क्या करता था, अपनी समुद्री ताकत के तहत अन्य देशों के अंदर, अपने उपनिवेशों के अंदर जाकर के व्यापार करता, ट्रेड करता। तो समुद्र का बादशाह वही था, वो किसी और देश को, किसी और राष्ट्र को समुद्र के अंदर आने ही नहीं देता था कि वो अगर समुद्र में आ जाएगा तो मेरे को टक्कर देगा इस बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो वो किसी को परमिशन ही नहीं देता था। लेकिन अब किसको परमिशन दी थी, जर्मनी को परमिशन दे दी कि नहीं आप खुश रहो, आपको नौसेना चाहिए, चलिए आप नौसेना बनाइए। ब्रिटेन ने राइनलैंड कब्जे को चुप्पी साधी साधी, मतलब ब्रिटेन ने राइनलैंड भी इसको दे दिया जर्मनी को। ऑस्ट्रेलिया का विलय कर दिया, मतलब ऑस्ट्रिया का सब कुछ दे रहा था, राइनलैंड दे दिया, ऑस्ट्रिया का विलय कर दिया, और म्यूनिख संधि के तहत स्विट्जरलैंड भी दे दिया, जो कि चेकोस्लोवाकिया के तहत आता है। इसका भी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको आगे बताऊंगा चेकोस्लोवाकिया का भी। हिटलर को खुश रखो, युद्ध टालो। उनका नीति का क्या लक्ष्य था, हिटलर को खुश रखो और युद्ध टालते रहो। हिटलर और ज्यादा आक्रामक होता गया, इसका नतीजा क्या था, हिटलर और ज्यादा आक्रामक हो गया। उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी कि यार सब कुछ तो मिल रहा है, और क्यों नहीं लूँ मैं, और चाहिए मुझे। परिणाम क्या था, ब्रिटेन की नीति बुरी तरह असफल रही। शांति की जगह हिटलर को और ताकत मिल गई। युद्ध टालने के बजाय पास आ गया था। चैम्बरलेन ने क्या कहा, पीस ऑफ टाइम, पीस ऑफ अवर टाइम। यानी कि जब वो सुडेनलैंड की संधि करके आया था, तब उसे लगा कि नहीं, अब सुडेनलैंड दे दिया उसको, तब वो हम पे क्यों आक्रमण करेगा, तो अब शांति का समय शुरू हो चुका है। अपीजमेंट ने हिटलर को लाइसेंस टू किल दे दिया, यानी जो तुष्टिकरण था वो हिटलर को एक तरीके से लाइसेंस दे चुका था सबको मारने के लिए। कैसा लाइसेंस, तो देखिए उसके अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी। तो वो सोचा था कि नहीं यार, ब्रिटेन पे जब मेरा थोड़ा थोड़ा हिस्सा बन ही रहा है, कि ब्रिटेन का कभी कोई सा हिस्सा, कभी कोई सा हिस्सा मुझे मिल रहा है, तो पूरे ब्रिटेन को ही क्यों ना मैं कब्जे में ले लूँ। तो बस वही था, डर से की गई शांति विनाश की शुरुआत होती है। म्यूनिख संधि, देखिए म्यूनिख संधि क्या थी, अभी बता देता हूँ आपको। 1938 में यूरोप फिर तनाव में था। हिटलर चेकोस्लोवाकिया के सुडेनलैंड क्षेत्र को मांग रहा था। अभी बताया ना मैंने आपको, सुडेनलैंड दे दिया जर्मनी को। तो कैसे दिया वो देखो आप, इंटरेस्टिंग कहानी है। हिटलर चेकोस्लोवाकिया के सुडेनलैंड क्षेत्र को मांग रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध से डरे हुए थे, तो बातचीत करके उन्होंने राह चुनी क्या, कि उसको दे देंगे, हिटलर को दे देंगे। उन्होंने एक म्यूनिख संधि बैठाई, और हिटलर, मुसोलिनी और चैम्बरलेन और डायलियर सब उसके अंदर शामिल हुए। लेकिन एक जना गैर हाजिर था,
जो मतलब जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जहाँ का वो व्यक्ति, कहाँ का व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा था, चेकोस्लोवाकिया का, वो हाजिर ही नहीं था। भाई चेकोस्लोवाकिया की तो बारे में बात होनी थी कि वो किसको दिया जाएगा। इस बैठक में सबसे बड़ा गैर हाजिर कौन था? चेकोस्लोवाकिया खुद, यानी उसका भविष्य बिना उसके पूछे तय होने वाला था। क्या इंटरेस्टिंग बात है ना, उसे बिना पूछे उसको सौंप दिया जाएगा हिटलर को। तो सुडेनलैंड क्षतिज जर्मनी को सौंप दिया गया। बदले में हिटलर ने यूरोप में शांति का वादा और कर दिया कि हाँ अच्छा आपने ये मेरे को ये दिया है, कोई नहीं, अब यूरोप में हम कभी दोबारा लड़ाई नहीं करेंगे, ब्रिटेन में हमला नहीं होगा। ब्रिटेन और फ्रांस खुश हुए इससे, वो अपनी जीत समझ रहे थे। और चैम्बरलेन लंदन आके क्या बोलते हैं, पीस ऑफ आवर टाइम, यानी कि शांति का समय शुरू हो चुका है। पर अगले साल ही हिटलर ने पूरा चेकोस्लोवाकिया ले लिया। अभी तो क्या किया था, चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा लिया था, क्या नाम था उसका, सुडेनलैंड। अब पूरा चेकोस्लोवाकिया ही ले लिया, मतलब उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। म्यूनिख संधि बन गया, शांति का विश्वासघात प्रतीक था। क्या एक तरह शांति का विश्वासघात प्रतीक था ये म्यूनिख संधि। हिटलर की हिम्मत तो और बढ़ गई, ब्रिटेन और फ्रांस की साख गिर चुकी थी, यानी इज्जत गिर चुकी थी कि वहां जाकर के भी क्या किया, अपनी बेइज्जती कराई। लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह विफल रह चुकी थी। म्यूनिख पैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड का रास्ता खोल चुका था, यानी ये समझौता वर्ल्ड वॉर इन्विटेशन का एक लेटर था। कभी कभी शांति की कीमत युद्ध से भी ज्यादा होती है। ठीक है भाई, लगभग 1 घंटा 15 मिनट की क्लास हो चुकी है अपने, है ना। तो इस तरीके से हमने पूरा पार्ट 3 कंप्लीट किया है। पार्ट 3 में हमने क्या देखा, इकाई 2, इकाई 3, है ना। अब इकाई 4 और इकाई 5 आपको शाम 7 बजे तक, देखिए मैं कोशिश करूंगा 7 बजे आ जाए, नहीं तो 8 बजे लास्ट आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 इतिहास 7 से 8 बजे के बीच में आपको क्लास आ जाएगी, पार्ट 4, जिसमें आपका लास्ट टॉपिक यूनिट 4 और यूनिट 5 आ जाएगा। इसमें हमने यूनिट 2 और 3 की मैंने बात कर ही ली है, आपको समझ में आएगा, यकीन से समझ में आया यार, इतने बढ़िया नोट्स बनाए और इतनी बढ़िया से एक्सप्लेनेशन हुई इस बार। तो आप यूनिट 1 को अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के पार्ट 2 चेक कीजिए, और अगर मॉडल पेपर नहीं देखा है तो पार्ट 1 चेक कीजिए, जिसमें हमने पूरा मॉडल पेपर डिस्कस किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, बस 4 पार्ट के अंदर आपकी पूरी इतिहास सेमेस्टर 4 की कंप्लीट है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डेफिनेटली आप पूरा जब चैप्टर ही समझ जाओगे तो आपको कुछ मतलब कोई क्वेश्चन आएगा भी ना, तो आप खुद से उस बात को समझ सकते हो कि अच्छा क्या पूछा और क्या बताना है ना। कहानी आपको याद हो गई पूरी कि कौन किसके खिलाफ था, कौन किसकी लड़ाई लड़ रहा था। चलिए फिर, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। MGSU मित्रादय को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और लाइक कमेंट तो जरूर करके जाना। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ यार सभी के, तो आप कमेंट्स करके जाइए, फीडबैक दीजिए कैसी क्लासेस लग रही है आपको, है ना। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।